उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। ये बताओ, जो कल पढ़ाया पिछली क्लास में, वो कितने बच्चे रिवाइज करके आए हैं? फालतू चीजों में दिमाग मत दौड़ाओ यहाँ वहाँ। ये बताओ कि जो कल पढ़ाया वो कितने बच्चे पढ़ के आए हैं दोबारा से। देखिए, आप पीछे का काम रोज नहीं करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी आगे। गुड गुड गुड। आइए मेरे बच्चों, आज सीधा पढ़ाई की बात। आइए मेरे बच्चे। आइए मेरे दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं एवरेज में टाइप 8 पर। टाइप 8 में क्या है, छोटी सी बेसिक कैलकुलेशन है। ए और बी का औसत दे रखा होगा, बी और सी का औसत दे रखा होगा, सी और ए का औसत दे रखा होगा, और फिर चीज़ें मेरे बच्चों पूछी हुई होंगी। तो देखिए यार, अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई ए और बी की औसत आयु 40 साल है, तो आप कहेंगे सर औसत अगर ए और बी की 40 है तो दोनों का टोटल कितना हो गया? 40 गुना 2। भाई एवरेज इंटू नंबर ऑफ डाटा क्या होता है? सम हो जाता है। आपने कहा बिल्कुल। ऐसे ही मेरे बच्चे मैं आपको कहूँ कि भाई बी और सी है, इनका औसत 35 है, तो आप कहेंगे टोटल कितना हुआ सर? 35 गुना 2। जेन्युइन बात है। मैं आपको कहूँ कि सर सी और ए का औसत 30 है, तो भैया टोटल कितना हो गया? 30 गुना 2। यानी मेरे बच्चे कहने का मतलब ये है कि अगर पहले वाले आंकड़े का औसत A1 था, दूसरे वाले का A2 था, तीसरे वाले का A3 था, तो इनका योग निकालना हो तो दो से गुना करते चले जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। यानी मतलब समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई दो नंबर हैं ए और बी, और इनका औसत है A1, तो ए और बी का योग क्या होगा? A1 इंटू टू। बी और सी का औसत A2 है तो योग होगा A2 इंटू टू। और सी और ए का औसत A3 है तो टोटल होगा A3 इंटू टू। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इन्हें जोड़ेंगे, ए और ए दो, ए बी और बी दो, बी सी और सी दो से, तो दो कॉमन ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ बचेगा 2 ए जमा 2 बी जमा 2 सी, यानी दो कॉमन लेने के बाद ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ मेरे बच्चे जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ से दो कॉमन आ जाएगा, और दो कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा A1 प्लस A2 प्लस A3। हाँ जी। और अगर ऐसा होगा तो आप हमेशा के लिए मान लेना कि इस दो से ये दो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि सम निकालने के लिए एवरेज को नंबर ऑफ डाटा से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर दो दो ही आंकड़े हैं तो यहाँ दो बार ए जुड़ा, दो बार सी जुड़ा, दो बार बी जुड़ा, तो ये वैल्यू हमेशा ही कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से सोट्रिक ये बनी कि जब भी आपको ऐसा ग्रुप दे रखा हो कि ए और बी का औसत इतना है, बी और सी का A2 है, सी और ए का A3 है, तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? तो ये बेसिकली बराबर होगा इनके औसत के योग के। औसत के योग, तीनों के औसत के योग के बराबर होगा। ये मोटी बात है जो आपने सीख लेनी। समझ रहे? अब आइए सवाल पे। कहता है ए और बी की औसत आयु इतनी, बी और सी की इतनी, ए और सी की इतनी, तो बताओ ए की औसत आय क्या होगी? तो सबसे पहले मेरे बच्चे हमें यह समझना है कि भाई ए बी और सी की टोटल वैल्यू क्या होगी। तो अभी तरीका बताया क्या, कि जितनी औसत ए और बी की है 15,050, जमा बी और सी की है 15,350, जमा सी और ए की है दैट इज 15,200। इनको जोड़ दो और जोड़ के इक्वल रख दो, तो 3 2 5 1 600, 45,600। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ए बी और सी की टोटल जो इनकम होगी वो 45,600 होगी। क्या तरीका बताया? पिछले में शॉर्ट ट्रिक समझाई कि ऐसे में इनका जोड़ करो और जो तीनों का औसत था उसे जोड़ के लिख दो, वो इनके जोड़ के बराबर होगा। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। अब मुझसे पूछा क्या, उस बात पे चर्चा करते हैं। सर मुझसे पूछा है कि एक इनकम बताओ। तो बेटे एक इनकम बतानी है तो ये बताओ बी और सी की औसत आय कितनी है? तो आप सेकंड लाइन में कहोगे सर बी और सी की औसत आय 15,350। अगर बी और सी का औसत 15,350 था तो टोटल कितना होगा? इंटू टू कर देंगे, तो ये आ गई इनकम बी और सी की कुल मिला के। अब मेरे बच्चे बी और सी की टोटल इनकम हो गई 15 दूनी 30, 700, 30,700।
बी और सी की टोटल इनकम होगी 30,700, कुल इनकम है 45,600। तो खुद ही सोच के बताइए ए की इनकम क्या होगी। तो 45,600 में से 30,700 घटा देंगे तो आएगा 14,900। यानी ए की इनकम होगी मेरे बच्चे 14,900। ये छोटी सी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक सी कैलकुलेशन। आइए, कह रहा है ए तथा बी की एवरेज 20 है। ए की जगह ए और बी का कहता है एवरेज 20 है। अगर ए के स्थान पर सी आ जाए, यानी सी और बी का एवरेज दे रखा है 19, और कहता है यदि बी के स्थान पे सी आ जाए यानी ए और सी तो 21। तो कह रहा है ए की औसत आयु ज्ञात करिए। ए की औसत आयु ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे सबसे पहला धर्म आपका ये है कि आप ये निकालें कि व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी। तो वो इन तीनों के औसत का योग। तो 21 और 19, 40 और 20, 60, ये 60 हो। अब जो पूछ रहा है उस पर चर्चा करते हैं। तो सर सवाल में पूछा है कि ए की क्या एज होगी। तो बेटे ये बताओ, ए की एज पूछी, ऑप्शन आपको चारों के दे रखे, मतलब तीनों के दे, गलत है। ए की पूछिए तो ये नहीं देने चाहिए ऑप्शन में, ये होंगे भी नहीं। तो ए की पूछिए मेरे भाई, तो ये बताओ बी और सी की एवरेज 19 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 19 दूनी 38, तो ये 38 है। तो बेटे ये बताओ 38 में मैं क्या जोड़ू कि 60 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 22 जोड़ना पड़ेगा। 22 जमा 38, 60, यानी ए की औसत आयु 22 आ जाएगी। ए की औसत आयु 22 आ जाएगी। ठीक है जी, ए की औसत आयु 22 आ जाएगी। तो हमसे सवाल ने ए पूछा था तो ए का ही आंसर होगा, यानी चार ऑप्शन गलत दिए हुए, कुछ डिफरेंट होंगे क्योंकि उसने पूछा ए की औसत आयु क्या होगी ना, सॉरी ए की एज क्या होगी। व्हाट इज द एज या व्हाट आर द एजेस ऑफ ए, व्हाट इज द एज ऑफ ए, ए की आयु क्या होगी, तो आंसर होगा 22 साल। ठीक है जी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पहले देख तो लूं कहां सही लगा कि नहीं। हाँ, ठीक है। अब देखो मेरे दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 9। टाइप 9 क्या कह रही है कि जब सीम चेंज अक्कर्स हो रहा हो हर डाटा में, यानी जब प्रत्येक आंकड़े में समान परिवर्तन हो। तो जैसे मान लीजिए ये तीन आंकड़े हैं, एक है 20, एक है 25, एक है 45। मैं कहूँ तीनों का औसत बताओ, तो आप यही कहेंगे कि सर तीनों का औसत निकालना है तो योग कर लो। 45 और 25 का जोड़ हो गया सर 70, और 20 90, 90 को 3 से भाग देंगे, औसत आ गया 30। अब मेरे भाई मैं आपको ये कहूं भाई औसत निकाला कैसे, तो आप कहेंगे औसत निकाला 90 जमा 3, ना 90/3। अब मैं कह रहा हूं यार हर आंकड़े में ना मैंने क्या किया, दो दो बढ़ा दिया। यहां पे भी दो इंक्रीज कर दिया, यहां पे भी दो इंक्रीज कर दिया, यहां पे भी दो इंक्रीज कर दिया। तो अगर हर आंकड़े में दो दो इंक्रीज करूंगा और मैं कहूं कि अब जोड़ बताओ, तो आप कहेंगे कि सर देखो ओरिजिनल 20 25 45 का जोड़ था 90, अब हर एक में दो बढ़ाया तो दो और दो चार और दो 6 बढ़ गया, तब जोड़ हो गया इतना। और आंकड़े कितने, 1 2 3। अब औसत निकालोगे तो 90 को 3 से भाग दोगे 30, जो कि ओरिजिनल था औसत। अब 6 को 3 से भाग दोगे तो 2, तो नया औसत हो जाएगा 30 और 2 32। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि अगर कुछ आंकड़ों का औसत ए है और आप हर आंकड़े में एक्स 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 जोड़ते जाएंगे तो नया औसत ए प्लस एक्स हो जाएगा। अगर हर आंकड़े से एक्स एक्स घटाते जाएंगे तो नया औसत ए माइनस एक्स होगा। अगर हर डाटा को एक्स से मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो नया औसत ए इंटू एक्स होगा। हर डाटा को अगर एक्स से डिवाइड करेंगे तो नया औसत भी ए डिवाइड बाई एक्स होगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो परिवर्तन आप हर आंकड़े के साथ करेंगे वही मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों परिवर्तन आपका हो जाएगा एवरेज के साथ। बस इसी बेसिक प्रिंसिपल को यूज करना है और सवाल को आगे बढ़ाना है। जैसे आते हैं सवाल पे, कहता भाई 5 साल पहले 5 years ago द एवरेज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 23 ईयर। कहता 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ इनकी जो एवरेज एज थी वो कितनी थी जी, 23 साल। कब थी जी, 5 years ago, 5 साल पहले। तो मेरे बच्चे 5 साल पहले इनकी एवरेज थी 23। अब 5 ही साल आज की अगर हम बात करें, 5 साल पहले और आज की बात करें तो 5 ही साल हस्बैंड बड़ा होगा, 5 ही साल वाइफ बड़ा होगा, बड़ी होगी। मतलब हर डाटा 5 5 साल इंक्रीज हुआ। अगर हर आंकड़ा 5 5 साल इंक्रीज हो रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा औसत भी 5 साल इंक्रीज होगा। तो हस्बैंड वाइफ का औसत है 20, तो 5 बढ़ के कितना हो जाएगा, 25।
नया औसत हो जाएगा मेरे भाई 25 साल। हाँ जी, सॉरी 23 था ना, तो 23 में 5 जोड़ेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 28 साल। भाई हस्बैंड और वाइफ का औसत था 23 5 साल पहले, तो अब 5 5 बढ़ गया, तब औसत हो गया 28। कहता वर्तमान में पति पत्नी और उसके बच्चे, कहता अब हस्बैंड है वाइफ है और इन 5 सालों में उसका एक बच्चा भी हुआ होगा। कहता लेकिन करंट में इनकी एवरेज एज है 20 साल। तो बताओ चाइल्ड की एज क्या होगी। तो मेरे बेटे ऐसे सोचो, होनी चाहिए 20 है, 28 कितनी ज़्यादा 8, कितनों पे 2 पे, तो यानी ये 16 ज़्यादा है। और एवरेज का मतलब यही है कि ये ज़्यादा है तो इसे कम करो। कितना कम 16, तो 20 में से 16 गए भाई, ये कितने साल का हुआ 4 साल का। यानी जो बच्चा है आज वो 4 साल का है। जो बच्चा है मेरे प्यारे बच्चों आज वो कितने साल का है 4 साल का। बस बेसिक बात और कुछ है ही नहीं। पढ़िए, कहता 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। 5 मेंबर है, 5 मेंबर की 3 साल पहले 17 साल थी, तो हर एक मेंबर की उम्र कितनी कितनी बड़ी होगी, 3 3 3 3 3 साल बड़ी होगी। तो अगर हम सब पे नोट करें तो हर एक की 3 3 साल बड़ी। तो इन पांचों मेंबर की जो 3 साल पहले एवरेज 17 थी, अब कितनी होनी चाहिए 20 साल। क्यों भाई, क्योंकि हर एक की उम्र 3 3 साल बढ़ गई। कहता है ए बेबी हैव बीन बोर्न, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज द सेम टूडे। कहता है परिवार में एक बच्चे का जन्म हो गया इन 3 सालों में, और आज भी परिवार की औसत आयु वही है जो पहले थी। वही है मतलब जो पहले थी, तो पहले कितनी थी 17, तो कह रहा आज भी 17 ही साल है। लेकिन अब हुआ क्या है कि 5 मेंबर थे, एक बच्चे का जन्म और हो गया। तो कह रहा जी बच्चे की उम्र बताओ क्या होगी। तो आपको ऐसे सोचना है कि यार होनी चाहिए 17 साल, है 20 साल, कितनी ज्यादा है भाई 3 साल। 3 साल ज्यादा है कितनों पे 5 पे, तो यानी यहाँ 15 ज्यादा है। अगर मेरे भाई ये 15 ज्यादा है तो इसे 15 घटाना होगा तभी तो बैलेंस बनेगा। एवरेज का मतलब ही बैलेंस होता है। तो 17 में 15 गया 2 साल। यानी बच्चे की उम्र कितनी है मेरे प्यारे बच्चों 2 साल। बच्चे की उम्र कितनी है मेरे बच्चे 2 साल। बच्चे की उम्र है मेरे प्यारे बच्चों 2 साल। हाँ जी, अब आगे आते हैं। कह रहा द एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन वाज 42 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ द सन। कहता है पुत्र के विवाह के समय उसके माता पिता और पुत्र की औसत आयु 42 साल थी। पुत्र, इसकी माता और इसके पिता, 3 लोग हैं। मदर फादर एंड सन, माता पिता और सन। कहता है इन तीनों की जब पुत्र की शादी हुई तब एवरेज एज थी 42 साल। 42 साल आज नहीं है, तब थी जब पुत्र की शादी हुई, सन की मैरिज हुई। आफ्टर 1 ईयर, कहता है शादी के 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म हो गया। एंड आफ्टर 6 ईयर ऑफ मैरिज, और कहता है शादी के 6 साल बाद द एवरेज एज ऑफ द फैमिली बिकम 36 ईयर। कहता है शादी के 6 साल बाद परिवार की औसत आयु 36 हो गई। तो मेरे बच्चे, यानी जो बात कर रहा है 36 साल जो उसने उम्र दी, वो कब दी है, शादी के 6 साल बाद। तो जब शादी हुई तब उस बच्चे की, उसकी मम्मी और उसके पापा की एज कितनी थी 42 साल। अब हर एक में 6 6 साल बढ़ा होगा, तो अब इनकी एवरेज एज कितनी होगी, होगी 48 ईयर। आपने कहा ठीक है। अब इन 6 सालों में क्या हुआ। कहता सर पहले थे 3 लोग, लड़का उसकी माँ और उसके पिता। अब कौन आया जी, एक तो ब्राइड आ गई, ब्राइड माने दुल्हन, और कहता है एक आ गया बच्चा, चाइल्ड। और अब इन सभी लोगों की आज के टाइम में अगर हम बात करें तो औसत आयु 36 साल। औसत आयु 36 साल है। इन 5 लोगों की औसत आयु 36 साल है। बेटी ये बताओ शादी को अब कितने साल हुए, तो आप कहेंगे 6 साल। और सवाल ने खुद ही लिखा था कि शादी के 1 साल बाद बच्चे का जन्म हुआ। तो अब 6 साल हो गए, 1 साल बाद बच्चा हुआ था, नहीं बच्चा कितने साल का होगा 5 साल का। तो जो बच्चा है मेरे बच्चे वो है 5 साल का। तो भाई ये बताओ कि जो दुल्हन है वो कितनी एज की है आज, पहले ये बताओ। तो आप कहेंगे सर होनी चाहिए 36 साल, है 48, कितनी ज्यादा 12। तो 12 ज्यादा कितने पे, 1 2 3 पे, तो 36। तो ये 36 ज्यादा है। हाँ जी, यहाँ होनी चाहिए थी कितनी 36 साल, है कितनी 5, कितने की कमी 31 की। तो मेरे बेटे अभी भी अगर आप ध्यान दोगे तो मुझे तो एवरेज दिया हुआ है,
और एवरेज दिया हुआ है तो बैलेंस क्या करना होगा, जीरो करना होगा। अब बैलेंस जीरो कैसे किया जाएगा, तो ये देखो सर, यहाँ -31, यहाँ +36, तो जीरो करने के लिए -5 करना होगा, तभी तो ये -36 हो गया है, +36 जीरो। तो यानी ब्राइड की जो उम्र है वो सभी के औसत से 5 साल कम होगी, यानी 36 में से 5 घटाया कितना हो गया, 31 साल। यानी आज इसकी उम्र 31 साल है। लेकिन वो पूछ रहा है कि शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या थी, तो आज 31 साल है और 6 साल हो चुके हैं शादी को, तो 6 साल माइनस कर देंगे, तो शादी के समय इसकी उम्र क्या थी मेरे भाई, 25 साल। यानी जब उस बच्चे की उम्र हुई तो जब उस सॉरी सॉरी माफ करिए, जब उस बच्चे की शादी हुई तो उसके जो दुल्हन थी उसकी उम्र थी 25 साल। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं, हाँ है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, आइए। अब देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ वाज 28 ईयर्स व्हेन दे वर मैरिड 5 ईयर्स अगो। कहता है जब उनकी 5 साल पहले शादी हुई थी तो उनकी औसत आयु 28 साल थी। किस किस की मेरे बच्चे, हस्बैंड और वाइफ की। कब, 5 साल पहले जब शादी हुई थी, तो अब कितनी होगी, 5 5 साल बड़ी होगी, तो 28 और 5 33 साल। कहता है इस पीरियड में एक बच्चे का जन्म हुआ, और अब कहता है पूरे ग्रुप की जो औसत आयु हो 23 साल है, तो बताओ बच्चे की उम्र कितनी होगी। तो मेरे बच्चे हमें ऐसे सोचना चाहिए कि भैया होनी चाहिए 23 है, 33 कितनी ज़्यादा, 10, 10 कितनों पे ज़्यादा भैया, 2 आंकड़ों पे, तो 20 का इंक्रीज हो गया। यहाँ 20 ज़्यादा है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 20 की कमी। तो 23 में से 20 गया मेरे बच्चे, 3 साल। यानी आज जो बच्चा है मेरे प्यारे बच्चों, कितने साल का है, 3 साल का। बच्चा कितने साल का है मेरे भाइयों, 3 साल का। हाँ जी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 27 ईयर्स व्हेन ए चाइल्ड इज बोर्न। कहता है हस्बैंड और वाइफ की जो एवरेज एज है वो 27 साल थी जब बच्चे का जन्म हुआ। कहता है बच्चे का जन्म हुआ तो अब 3 मेंबर हो गए, और कहता है 3 मेंबर की आज एवरेज एज है 21 साल। कह रहा है जी बच्चे की उम्र बताओ कितनी होगी। तो मेरे बेटे अगर मान लो बच्चे की उम्र x साल है, तो यानी हस्बैंड और वाइफ की जब बच्चा नहीं हुआ तब 27 साल थी, तो अब x साल हो गया, यानी दोनों की उम्र x साल बड़ी होगी, तो अब इनकी औसत आयु हो गई 27 × x। तो कह रहा है जी बच्चे की वर्तमान आयु याद करिए, मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है। अब मेरे बच्चों दो तरीके, या तो आप डिटेल करें या ऑप्शन से उठा के सवाल खत्म कर दें। देखिए कैसे, अगर मैं डिटेल कराऊं तो मुझे पता है होनी चाहिए 21 है, 27 × x कितनी ज़्यादा है, 6 × x, 21 से 7 6 ज़्यादा ये, और x ये कितनी ज़्यादा है, कितने लोगों पे, एक और एक, 2 लोगों पे। तो कुल मिला के औसत आयु इनकी इतनी ज़्यादा है, और ये 21 से कितना कम है, 21 - x। तो मेरे बच्चे ये बात बताई थी, ये जितना ज़्यादा और ये जितना कम, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल होंगे। तो इसे करेंगे 2×6 = 12x जमा 2x। ये x इधर आएगा तो प्लस का होगा, तो भैया ये 3x, 12 उधर जाएगा माइनस का, तो 9, तो x की वैल्यू आ गई 3। यानी बच्चे की उम्र मेरे प्यारे बच्चों कितनी है, 3 साल। बच्चे की उम्र है 3 साल। कह रहा जी 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 27 वर्ष थी। हस्बैंड, वाइफ और उनका एक बच्चा था। इनकी एवरेज एज 27 साल थी 3 साल पहले, तो अब हो गई 30 साल। तथा पत्नी और उसके बच्चे की 5 वर्ष पहले औसत आयु 20 वर्ष थी। उत्तरी, ध्यान देना। कहता जी 3 लोग हैं, हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड। कहता है इन तीनों की 3 साल पहले जो औसत आयु थी वो 27 थी, तो तीनों की आज कितनी हुई भाई, 30 साल। क्योंकि 3 साल पहले 27 थी, तो अब हर एक में 3 3 साल बड़ा होगा, तो आज हो गई 30 साल। और कह रहा है तथा पत्नी और उसके बच्चे की 5 वर्ष पहले औसत आयु 20 साल थी। पत्नी तथा उसके बच्चे यानी वाइफ और उस चाइल्ड की 5 साल पहले औसत आयु थी 20। तो 5 साल पहले 20 थी, तो अब कितनी होगी, 20 और 5 25।
बस मतलब हर डाटा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। भाई तीनों की 3 साल पहले 27 थी, आज 30 है। इन दोनों की 5 साल पहले 20 थी, तो अब कितनी हो गई 25। अब ये देखिए होनी चाहिए 25 ना, होनी चाहिए 30 है, 25 कितने कम 5, कितनों पे, एक और एक 2 पे। तो यानी यहाँ 10 की कमी है, तो इसे 10 बढ़ाना होगा। तो भैया 30 में 10 जोड़ा कितना आ गया 40। यानी हस्बैंड की आज एज है 40। तो पूछा है पति की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो मेरे बच्चों आंसर होगा 40 साल। कितनी मेरे बेटे 40 साल। देखिए यार सेम सवाल है, कहता है 5 years एगो द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली विच इंक्लूड फादर मदर एंड सन, फादर मदर एंड सन वॉज 35 years। कहता है 5 साल पहले 35 थी, तो अब कितनी हो गई होगी 35 जमा 5 40 साल। और जबकि कह रहा है कि 3 साल पहले फादर और मदर, 3 साल पहले फादर और मदर की औसत आयु 40 थी, तो अब कितनी होगी 49। 3 साल पहले अगर 40 थी, तो अब कितनी होगी मेरे बच्चों 49। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द सन, तो सन की प्रेजेंट एज बतानी है। तो बेटे होनी चाहिए 40 है, 49 कितनी ज्यादा 9 ज्यादा, कितनों पे 2 पे, तो 18 ज्यादा। तो यहाँ 18 कम कर दो, तो 40 में 18 गए कितनी होगी 22। यानी सन की प्रेजेंट एज होगी मेरे बच्चों 22। अब मेरे प्यारे बच्चों हम आते हैं टाइप 10 में। टाइप 10 में क्या होगा कि व्हेन ए पर्सन इज रिप्लेस्ड, कोई ग्रुप होगा उसमें से कोई आदमी जाएगा, उसके बदले दूसरा आएगा, दो जाएंगे एक रिप्लेस होगा, या एक जाएगा दो रिप्लेस हो जाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। आइए मेरे बच्चे समझते हैं टाइप 10 को। देखिए यार सवाल में कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 5% इज 45 किलोग्राम। कहता है 5 लोगों के एक समूह का औसत वजन 45 किलोग्राम है। 140 किलोग्राम का एक आदमी चला गया ग्रुप छोड़ के, और उसके बदले एक नया आदमी आ गया 160 किलोग्राम का। इस वजह से बताओ कि पूरे ग्रुप के वेट में क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे अगर मैं डिटेल में कराऊं तो ये कहूंगा कि भैया 5 लोगों का औसत भार कितना है 45। 5 लोगों का औसत भार है 45। 5 लोगों का औसत भार 45 किलोग्राम है। तो 5 लोगों का टोटल वेट कितना हो गया 45 गुना 5, एवरेज इनटू नंबर ऑफ डाटा। ये था मेरे प्यारे बच्चों 45 लोगों का कुल वजन। अब मेरे बच्चों कह रहा है कि एक आदमी जिसका वजन 140 किलोग्राम था वो समूह से चला जाता है, यानी 5 लोगों में से एक आदमी जिसका वेट 140 था वो चला गया। चला गया मतलब माइनस कर दिया, और इसके बदले 160 किलोग्राम वजन का एक दूसरा बंदा आ गया। तो ये गया ये आया, आदमी अभी भी 5 है। तो टोटल वेट कितना हुआ, पांचों पांचों 25, पांचों 20 और 2 22, और 160 में 140 गया तो ये आया 20, जोड़ेंगे तो आएगा 245। तो 245 वेट बन गया अब उसी ग्रुप का जिसमें 5 मेंबर है, क्योंकि एक गया तो एक आया, तो आदमी तो 5 ही है। तो इन 5 मेंबर का एवरेज वेट क्या हुआ, 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, 5 नहीं 45। तो अब औसत भार हो गया मेरे बच्चे 29 किलोग्राम। 29 किलोग्राम। लेकिन हमें सवालों को पेपर में इस तरह से ट्रीट नहीं करना, हमें ये देखना है कि देखो यार 5 लोगों का औसत भार था 45 किलोग्राम पर मेंबर। ठीक है जी। कहता है जी एक आदमी जिसका वजन 140 किलोग्राम था वो गया, यानी मेरे बच्चे 140 किलोग्राम वजन का आदमी गया, और इसके बदले 160 ग्राम वजन का नया आदमी आ गया। तो हुआ क्या कि ग्रुप को कितने वेट का फायदा हो गया, 20 किलो का फायदा हो गया। और मैंने समझाया आपको कि एवरेज का मतलब है कि कहा होता है ना केक कटेगा सब में बटेगा। मतलब अगर ग्रुप को 20 किलो वजन ज्यादा मिल गया तो 20 किलो सब में बराबर बराबर बांटेंगे। 5 आदमी थे, एक गया एक आ गया, तो आदमी तो 5 ही रहे। और 20 किलो वजन पूरे ग्रुप को फालतू मिला, तो हर आदमी को कितना फालतू मिला 4 किलो। तो पहले वेट था 45 औसत, अब 4 किलो हर एक आदमी को और मिलेगा, तो नया औसत हो जाएगा 49 किलो। यानी इस ग्रुप का नया औसत 49 किलोग्राम पर मेंबर होगा। हाँ जी। आइए कह रहा है द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 12 स्टूडेंट इज 20 ईयर। 12 बच्चों की क्लास की औसत आयु 20 साल है। कहता है जी 24 ईयर ओल्ड स्टूडेंट लेफ्ट। कहता है जी 24 साल वाला लड़का चला गया।
लेफ्ट द क्लास एंड इन हिज प्लेस इन न्यू 18-year-old स्टूडेंट का, और कहता है 18 साल वाला आया। तो भाई 18 वाला आया, 24 वाला गया, तो कम कितने कमी पड़ गई अब ग्रुप में? 6 साल की। तो मेरे बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि पूरे ग्रुप से अब 6 साल घटेगा, और 6 साल पूरे ग्रुप से घटेगा तो ग्रुप में आदमी कितने हैं? 12। तो यानी पूरे ग्रुप से आधा किलो औसतन कम हो जाएगा वेट। तो 20 में मतलब आधा ईयर, तो 20 में से आधा साल घटा दोगे तो नया औसत हो जाएगा 19.5 साल। नया औसत 19.5 साल है, ऑप्शन बी। अगर ग्रुप में कमी हुई तो भैया कम कर देंगे, बढ़ोतरी हुई तो एवरेज बढ़ जाएगी। जितना भी वेट ग्रुप में मिलेगा या जाएगा वो बटेगा सब में बराबर बराबर। कुल मिला के मतलब ये कहता है किसी विद्यालय में 8 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। कहता है औसत है 40 साल। ठीक है जी, 40 साल। अब कह रहा है एक शिक्षक जिसकी आयु 55 वर्ष है उसकी मृत्यु हो गई, तो 55 साल वाला चला गया। ठीक है जी, मेंबर कितने हैं? 8। 55 साल वाला एक आदमी चला गया और उसके स्थान पर एक नया टीचर आ गया। नया टीचर आ गया। नए टीचर की एज कितनी मुझे नहीं पता, लेकिन कहता है इस कारण नियुक्त किया गया जिसकी आयु 39 वर्ष थी। माफ करिएगा, उसके स्थान पर दूसरे शिक्षक को नियुक्त किया गया जिसकी आयु 39 वर्ष है। तो एक नया टीचर शामिल कर लिया जिसकी उम्र 39 साल है। तो अब विद्यालय के शिक्षकों की औसत आयु क्या होगी? तो देखो यार, होनी चाहिए 55, मतलब 55 गया 39 आया, तो कुल मिला के कितने का डिफरेंस आया? 16 का। यानी ग्रुप से 16 साल घट गए। ग्रुप से मेरे बच्चे कितने साल घट गए? 16 साल घट गए। यानी ग्रुप से 16 साल की कमी हो गई। तो ग्रुप में लोग कितने थे? 8। एक गया एक आया, तो ये 16 साल 8 से घटेंगे, तो हर एक से कितना घटेगा? 2। यानी औसत में 2 की कमी आएगी, तो नया औसत 38 साल होगा। नया औसत 38 साल का होगा। हाँ जी, क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। आइए इसी तर्ज पर धीरे धीरे सवाल उठाएंगे। कहते हैं एक क्लास में 20 छात्र हैं। यदि एक छात्र जिसका वजन 160 किलोग्राम है, 160 किलोग्राम है, उसकी जगह पर एक नया छात्र आ जाता है, इस कारण पूरी कक्षा का औसत वजन 6 किलोग्राम घट जाता है। भाई मान लीजिए पूरी क्लास का एवरेज ए है, 20 बच्चों का एवरेज ए। कहता है एक बंदा गया और उसके बदले दूसरा आदमी आ गया। अगर मेरे बच्चे 160 किलो का गया और 160 किलो का ही आ जाता तो औसत में कोई फर्क पड़ता नहीं। भाई 160 किलो का बाहर निकाला, 160 किलो का ही वापसी आ गया, तो औसत में कोई फर्क पड़ता? आप कहते नहीं पड़ता सर, औसत वही रहता। अगर 160 से ज्यादा वजन का आदमी क्लास में आ जाता तो औसत बढ़ जाता, क्योंकि पूरी क्लास को वेट ज्यादा मिलता, और कम वेट का आया होगा तो नेचुरल क्लास पूरे ग्रुप से वेट घटा होगा। और सवाल में यही कह रहा है कि भैया औसत वजन 6 किलोग्राम घट जाता है। यानी जो नया आदमी आया है, जो नया आदमी आया है उसका वजन औसत से 6 किलोग्राम, मतलब उसके आने से सभी के औसत से 6-6 किलोग्राम घट गया। तो मेंबर कितने थे? 20। अगर हर मेंबर के हिस्से से 6-6 किलो वजन पर काट दिया आपने, तो इसका मतलब 120 किलोग्राम वजन कम आया होगा। तभी तो हर एक के हिस्से से 6-6 किलो गया। भाई 20 आदमियों का औसत था कुछ भी। कहता है एक आदमी 160 का गया और उसके बदले नया आदमी आ गया। नया आदमी आया, इस वजह से सभी का औसत 6 किलोग्राम घट गया। सभी का मतलब 20 के 20 आदमियों के हर एक के हिस्से से 6-6 किलोग्राम, 6-6 किलोग्राम घटता चला गया। तो 20 आदमियों में 6 के हिसाब से 120 किलोग्राम घटता चला गया। यानी जो नया आदमी आया है उसका वजन जो गया है उससे 120 किलो कम है। तो एक्चुअल में जो नया आया उसका वजन कितना है? तो आप कहेंगे 40 किलो। यानी जो आदमी आया है उसका वजन है 40 किलोग्राम, और ओरिजिनल से कितना कम है? जो गया उससे 120 किलो। इसीलिए सबके हिस्से से 6-6 किलो घटता चला गया। और यही आपसे सवाल में पूछा है कि नए आदमी का वजन क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे, जो सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है एवरेज एज ऑफ 8 मैन इज इंक्रीज बाई 3 ईयर। 8 आदमियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी उम्र 30 साल और 34 साल है वो चले गए और उनकी जगह 2 नए आदमी आ गए। तो 2 नए आदमियों की औसत आयु बतानी। तो भाई 30 और 34 को जोड़ोगे मेरे बेटे तो कितना आया? 64। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 64 साल उम्र के 2 खिलाड़ी चले गए। 64 साल उम्र के 2 खिलाड़ी चले गए। अगर इसके बदले
64 ही साल के खिलाड़ी आ जाते तो औसत ना बढ़ता ना घटता। अगर 64 साल से बड़ी उम्र के आएंगे तो औसत बढ़ जाएगा, और 64 से कम उम्र के आए होंगे तो औसत घट जाएगा। अब हमारे सवाल में मेरे बेटा क्या कह रहा है कि हमारा औसत 3 वर्ष बढ़ गया, 3 वर्ष बढ़ गया, एवरेज इंक्रीज हो गया 3 साल। इसका मतलब नए खिलाड़ी का वजन इतना ज्यादा है कि हर खिलाड़ी के हिस्से में 3-3 साल बढ़ा दिया हमने। कितने खिलाड़ियों में? 8 में, तो 8 या 24। इसका मतलब यह हुआ कि जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं उनकी उम्र पुराने वालों से 24 साल बड़ी है, यानी उनकी उम्र है 4-4-8, 6-2-8, 88 साल के आए। जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं मेरे भाई, वो कितने साल के आए हैं? 88 साल के आए। कितने साल के आए हैं? 88 साल के आए। अब कह रहा है उन 2 खिलाड़ियों की उम्र बताओ, तो 88 साल, लेकिन कह रहा है 2 खिलाड़ियों की औसत बताओ, तो 2 खिलाड़ियों की उम्र 88, तो एवरेज कितना है? 44 साल। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं उनकी औसत आयु 44 साल। समझ पाए मेरी बात? बहुत आसान सवाल है। अब मेरे बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं उन सवालों पर जहां रिप्लेसमेंट में जो नंबर ऑफ पर्सन है वो वेरी कर रहे हैं। 1 गया, 2 आए, 2 गए, 3 आए, 2 गए, 1 आया, इस तरीके के। जैसे सवाल में आए तो एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 साल है। 30 बच्चे हैं भाई, 30 स्टूडेंट है, और इनकी जो एज है, एवरेज एज, वो 15 साल पर स्टूडेंट है। तो भाई टोटल एज कितनी होगी? 30 गुना 15। अब कह रहा है एक छात्र जिसकी आयु 20 साल है वो चला गया। एक छात्र 20 साल है वो चला गया, और 2 नए बच्चे आ गए जिनकी उम्र का अंतर 5 साल है। तो भाई एक की उम्र अगर मैं n साल मान लूं और दूसरे की उम्र में n+5 मान लूं तो कोई बुराई तो नहीं है, क्योंकि उसने यही तो कहा कि दोनों की उम्र का अंतर 5 साल है, तो एक n साल का तो एक n+5 साल का। आप कहेंगे ओके, तो दोनों का जोड़ क्या हुआ भाई? तो दोनों की टोटल उम्र होगी 2n+5। देखो मेरे बच्चे, 30 बच्चे थे, इतना आयु थी, एक बच्चा चला गया, 29 रह गए, 2 आ गए, 31। तो अब 31 बच्चों की भी कहता है औसत आयु वही है, 15 ही साल है। अब 31 बच्चे हो गए और 31 बच्चों की औसत आयु भी वही है, 15 साल पर स्टूडेंट। तो टोटल कितनी होगी मेरे बच्चे? 31 गुना 15। अब मेरे बच्चे सोल्व करते हैं। 30 गुना 15, 31 गुना 15 घटाएंगे तो बचेगा 15, तो 20 जमा 2n+5 बराबर आएगा 15। तो 2n बराबर आ जाएगा मेरे बच्चे 15, उधर जाएगा 30, तो n की वैल्यू आ जाएगी 15। इसका मतलब जो छोटा 2 बच्चे आए उसमें एक की उम्र 15 साल थी, तो दूसरे की उम्र 15 और 5 20 साल। अब हमसे सवाल में पूछ रहा है तो कक्षा में आए छोटे छात्र की उम्र याद करें। तो छोटू कितने का था? 15 का। तो यानी जो छोटा बच्चा है उसकी उम्र है 15 साल। ये मेरे बच्चे सवाल को करने का तरीका है। देखो यार, इनमें शॉर्टकट है, लेकिन शॉर्टकट क्या है कि लैंग्वेज के हिसाब से आपको खुद बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, तब आप शॉर्ट अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। जैसे मैं करा देता हूं, लेकिन बहुत कुछ डाटा खुद पे डिपेंड करता है इसमें, मतलब कि हमारी समझ कितनी है। सवाल में ये कह रहा है कि भाई 30 बच्चों की उम्र है 15 साल औसतन, और 31 की भी 15 ही है। 30 की 15, 31 की भी 15 है। तो इसका मतलब यह है कि कोई गया कोई आया ना करें, सिर्फ 30 बच्चों की औसत आयु 15 है और 31 बच्चों की भी 15 है। तो इसका मतलब जो एक और नया बच्चा आया है, एक और नया बच्चा जो आया है, उसकी उम्र हर हाल में 15 साल रही होगी। अगर हम रिप्लेस वाला कॉन्सेप्ट हटा दें, हम ये कहें भाई 30 बच्चे हैं हमारे पास, 30 बच्चों की औसतन आयु 15 साल है, 15 साल पर स्टूडेंट है। एक बच्चा और आ गया, अब 31 हो गए, लेकिन 31 की भी औसतन आयु 15 ही साल है। तो इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई कि जो नया बच्चा आया होगा ना, उसकी हर हाल में उम्र 15 ही साल होगी, नए वाले की उम्र। आपने कहा जी ठीक है, ये बात तो समझ गए, लेकिन कहानी में तो यह था कि 20 साल का गया। तो सोचो 30 बच्चे थे, 30 बच्चों की औसत आयु 15 साल थी। अगर इसमें एक 20 साल का गया और सोचो 20 ही साल का आ जाता, तो सर अगर 20 का गया 20 का ही आ जाता तो 15 ही साल रह जाती। अगर 20 का गया है और 20 का ही आ जाए तो 15 ही साल रह जाएगी। तो यानी 20 साल का गया था तो 20 ही साल का एक बच्चा आया होगा।
तो फिर औसत हमारा 15 ही रह जाता जो था। अब कह रहा है 31 का भी 15 है, तो इसका मतलब एक और बच्चा जो शामिल किया उसकी उम्र 15 साल है। यानी जो दो बच्चे आए हैं, एक ने तो रिप्लेस कर दिया 20 साल की जगह 20 वाला, और एक 15 का आ गया। तो इस हिसाब से एक की उम्र 20 हो जाएगी, एक की 15 आ जाएगी। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से ये संदेश दे रहा हूं कि इस तरीके से मत जाइए, क्योंकि इसमें बहुत समझ की जरूरत होगी, और हो सकता है आप पेपर में कुछ गलत मैनिपुलेट कर जाए और आप सवाल गलत निकाल दे। तो बेटर तरीका कि सिंपल सॉल्यूशन है, कोई बहुत तुरंखाई चीज नहीं है, तो इसको सिंपली सोल्व करिए। अब हम आते हैं मेरे बच्चों हम नेक्स्ट टाइप पे, एंड द टाइप इज डाटा इज मिसरीड। सेम ही टाइप है, इसी तरीके का क्वेश्चन है। हमने कोई चीज मिसरीड कर ली, गलती से पढ़ दी, तो जितना ज्यादा अगर डिफरेंस हमने कम लिया है, मतलब उस ग्रुप में कमी हुई है तो सब में कमी बांट दो, ज्यादा हुआ है तो सब में ज्यादा बांट दो, बस इतना सी कहानी है। आइए, कह रहा है 50 छात्रों की किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। 50 बच्चों के औसत अंक थे 65। 65 मार्क्स पर स्टूडेंट थे पूरी क्लास का। कह रहा बाद में पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ रखे हैं। कह रहा 83 लिखे हुए, ये लिख रखे हैं, लेकिन लिखने थे 38। तो अब क्या करोगे भाई? जो गलत है वो हटाओगे, जो सही है वो जोड़ दोगे। ये गलत था, ये ठीक था। भाई आपने कोई पेपर चेक किया, सारे बच्चों के नंबर जोड़े, तो एक बच्चे के 38 नंबर थे, लेकिन आपने गलती से 83 जोड़े हुए। बाद में वो पेपर मैंने चेक किया, मैंने कहा यार गलती कर दी तुमने। फिर क्या करोगे? फिर कहोगे सर ठीक है, मैंने जितने ज्यादा जोड़ रखे अब उतना घटा दो। यानी 83 जोड़े हुए, 38 जोड़ने थे, तो कितने ज्यादा जोड़े? 13 में से 8 गया, 8 5 और 7 में 3 गया 4, 45। इसका मतलब मैंने 45 नंबर ज्यादा दे रखे हैं ग्रुप को, तो अब वो 45 नंबर ग्रुप से काटने पड़ेंगे। 45 नंबर पूरे ग्रुप से काटने पड़ेंगे। भाई मैंने देने थे 38, दे दिए 83, कितने फालतू बांट दिए थे? 45। तब गलती पता चली, तो 45 नंबर सबके हिस्से से निकालने। सबके मतलब कितने? 50। केक कटेगा सब में बटेगा, तो 50 के 50 बच्चों से हिस्सा कटेगा, तो 5 नहीं 45। तो ये आया 9/10। 9/10 का मतलब आया औसत में 0.9 की कमी होगी। तो यानी 65 था तो 0.9 की कमी होगी, तो यह आया 64.1। यानी मेरे प्यारे बच्चों नया औसत होगा 64.1 मार्क्स पर स्टूडेंट। 64.1 मार्क्स पर स्टूडेंट मेरे प्यारे बच्चों मेरा नया आंसर होगा। हाँ जी, बताइए। कहता है किसी परीक्षा में 18 छात्रों के औसत अंक थे 60। 18 बच्चे, उनके एवरेज है 60 मार्क्स पर स्टूडेंट। बाद में पाया गया कि एक छात्र के 36 के बजाय 63 लिखे गए। यानी 63 आपने लिख रखे हैं, जबकि लिखने थे 36। तो भैया जो गलत लिखे हैं उसे काट दो, मतलब हटा दो, और जो सही है उसे जोड़ दो। जो गलत है उसे हटाओ और जो सही है उसे जोड़ो। तो डिफरेंस निकालेंगे, 13 में 6 गया 7, 5 में 3 गया 2, 27। यानी 27 नंबर ज्यादा जोड़े हुए, वो 27 नंबर अब पूरे ग्रुप से हटेंगे। ग्रुप में बालक कितने भाई? 18। तो 18 बालकों में से 27 नंबर काटोगे तो 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 3/2, यानी 1.5। डेढ़ डेढ़ माने 1.5। यानी औसत में मेरे भाई 1.5 की कमी होगी, और 1.5 की कमी करोगे तो नया औसत होगा 58.5। सेम वही कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं भैया। अगर ग्रुप में कमी हुई है तो पूरे ग्रुप से कटेगा, ग्रुप को ज्यादा मिले तो पूरे ग्रुप को मिलेंगे, बस इतनी बात है। कैसा एक कहता है किसी परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72। 40 बच्चे, उनके एवरेज मार्क्स है 72। ठीक है जी। अब कह रहा है जी 3 बच्चे थे जिनके गलती से 68, 65 और 73 लिख लिए गए। ये गलत नंबर दे रखे थे, और सही में देने के कितने थे? 64, 62, 84। ये गलत है, ये सही है। अब भैया आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कि भाई जो गलत नंबर थे वो देख लो कितने दिए, तो 8 5 13 और 3 16, 6 6 12 7 19 और 1 20, यानी 206 नंबर दे रखे हैं गलती से। और देने कितने थे? 4 2 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 6 12 8 20 और 21, यानी 210 नंबर मेरे बच्चे देने थे, दे रखे हैं 206। जो दिए हैं वो माइनस कर दो, और जो देने थे वो प्लस कर दो, यानी गलती खत्म करो, सही को प्लस करो। तो देखोगे तो डिफरेंस आया अभी भी कितना? +4। डिफरेंस आया +4।
डिफरेंस आया +4। हाँ जी, यानी हमने 4 नंबर कम दे रखे हैं, 206 दिए जबकि 210 देने थे, 4 नंबर अब बढ़ाने हैं, कम दे रखे थे तो बटेंगे सब में। तो 4 नंबर किस में बटेंगे? सारे के सारे 40 बालकों में। तो 40 बालकों में 4 नंबर बटेंगे तो हर एक बच्चे के हिस्सा आएगा 1/10। 1/10 का मतलब मेरे बच्चों 0.1, यानी औसत 0.1 बढ़ गया। 0.1 बढ़ गया तो नया औसत हो गया 72.1। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा नया औसत हो गया 72.1। सहमत है? मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप पूरा मत जोड़े घटाएं, या एक एक को सेटल करें। भाई 68 दे रखे हैं, 64 देने थे, यानी 4 नंबर घटाने। 65 दे रखे हैं, 62 देने थे, मतलब 3 नंबर घटाने। 73 दिए हुए देने थे 84, मतलब कितने नंबर फालतू देने? घटाएंगे तो 11 नंबर। तो 4 और 3 7 घटाने, 11 जोड़ना है, तो 11 में से 7 गया तो अभी 4 नंबर और जोड़ने थे। तो इस तरह से करें, ये पूरा मत जोड़े, ताकि वर्बली ही आप सवाल को वहां सोल्व कर दें। इतना डिटेल नहीं करने की जरूरत मेरे प्यारे बच्चों। समझ पाए कि नहीं? आइए जी आगे। आइए मेरे भाई, सवाल में एक एक कह रहा है, सवाल में कह रहा है परीक्षा में 50 छात्रों के औसत अंक 83.41 है। 83.41 मार्क्स पर स्टूडेंट औसत है जी। और सवाल में कह रहा है बाद में पाया गया कि 2 छात्रों के अंक 73 और 84 की जगह 37 और 38 पढ़ लिए गए, यानी गलत पढ़े गए हैं 37 और 38, 37 और 48 माफ करिए, और सही में पढ़ना था इनको 73 और 84। तो डिटेल करेंगे तो ऐसे देखें कि भाई ये गलत थे तो 8 7 15, 4 3 7 और 1 8 85। तो जो गलत है वो माइनस करो, जो सही हो जोड़ो। 4 और 3 7, 8 और 7 15। तो भाई घटाओगे तो 17 में से 7 में से 5 गया 2, 15 में 8 गया 7, यानी 72 नंबर आपको और देने, 72 की कमी करके 72 और देने। अब 72 कितने बच्चों में बटेंगे मेरे भाई? 50 बच्चों में। तो 50 बच्चों में 72 बांटोगे तो 0 से तो बाद में टैकल करेंगे, पहले 5 को कर लो। 5 एकम 5, बचा कितना? 2, 5 चौक 20, फिर कितना आया? 5 चौक 20, 14.4, और एक जीरो पहले से, तो 1.44 वैल्यू आएगी, यानी औसत में 1.44 का इंक्रीज कर दो। तो औसत में 1.44 का इंक्रीज करना है, तो नया औसत 4 और 1 5, 4 4 8, 3 और 1 4, नया औसत 84.85 होगा, 84.85। ऑप्शन बी। जो समझदार बच्चे हैं वो पूरा ना जोड़ के यहीं सेटल कर देंगे। कैसे? कि है 37, लेना था 73, कितने की कमी हो रखी? 36 की। है 48, लेना था 84, मतलब जे रखा 48, लेना था 84, कितने की कमी कर रखी? 36 की। तो 36 यहां फालतू बांटने, 36 यहां, यानी 72 नंबर फालतू बांटने भाई। कितने नंबर फालतू बांटने मेरे भाई? 72 नंबर फालतू बांटने। क्लियर है? सवाल में ये कह रहा है भाई 16 संख्याएं, उसमें से 12 नंबर अलग हैं जिनका आपको एवरेज बताना है। 4 नंबर के बारे में दे रखा है कि भाई इन 4 नंबर का योग है 94, योग है 94। इन 4 संख्याओं का, 4 संख्याएं 18 17 24 और 35, तो इन 4 संख्याओं का योग अगर 94 है तो औसत कितना हो गया? 47/2, यानी इनका औसत आ गया 23.5। तो इन 4 संख्याओं का औसत है 23.5, और इन 16 संख्याओं का औसत है 35। तो जो पीछे करा है वही टाइप आ गई। कह रहे इन 12 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो आप ऐसे ऐसे देखिए कि भैया औसत होना कितना चाहिए? 35 है, 23.5, कितने की कमी है? 11.5 की। कितनों पे? 4 पे। तो देखो 11 चौक 44 और 4 5 20, 46 की कमी है। तो मेरे बेटे यहाँ 46 की बढ़ोतरी करनी होगी, औसत से 46 ज्यादा करना होगा। तो 46 की बढ़ोतरी कितने पे? 12 पे। तो देखो यार, यह आएगा 23/6, 2 से काटा, 6 से भाग देंगे, 6 चौक 24, यानी लगभग 4 के आसपास बैठेगा। तो यहां औसत 4 से बढ़ाना है, तो 35 और 4 39, यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो 39 से जस्ट छोटा होगा। तो 39 से जस्ट छोटा ये है, ये है, ये है नहीं, केवल और केवल ऑप्शन ए मेरा ठीक आंसर। अदरवाइज आप इसको पॉइंटों में निकालेंगे तो 6 3 18, हाँ जी 6 3 18, बचा कितना? 5,
तो 6 आठे 48, तो 3.8 लेंगे। 3.8 लेंगे तो 35 में 3.8 जोड़ेंगे तो आएगा 38.8। हाँ जी, लेकिन हमारे पास ऑप्शन दूर दूर है तो नजदीक की छोटी वैल्यू पकड़ लेनी। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसी में एक बहुत ही अच्छा सवाल ले रहे हैं, जो बहुत ही प्यारा सवाल है, उसको समझने की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है जी 100 संख्याओं का औसत 46 है। 100 संख्याएं, इनका औसत 46 है। तो 100 संख्याओं का योग कितना हुआ जी? 100 गुना 46। कहता है लेकिन गलती से 16 और 43 के स्थान पर 61 और 34 ले लिया गया। तो गलत क्या ले लिया गया था? 61 और 34। जो गलत लिया गया उसे हटा दो और जो सही लेना था उसे जोड़ दो। तो सही लेना था 16 और 43। तो ये आ गया मेरे बच्चे करेक्ट योग। बाद में जब संख्याएं गिनी तो पता चला कि भैया कुल मिला के जो संख्याएं हैं वो भी 90 है, 100 नहीं है। यानी 100 नंबर भी हम गलत जोड़ रहे हैं, तो संख्याएं 90 है। तो भाई से 90 से भाग देना है। तो कह रहा है नया औसत ज्ञात करें, क्या होगा? अब यहां बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी कि सर भाग 100 से दें, 90 से दें, या गुना 90 से करें, 100 से करें, कैसे करें? बड़ा कंफ्यूजन होगा इसमें। आराम से समझाऊंगा एक एक कॉन्सेप्ट को। पहले इतनी बात समझिए कि 100 संख्याओं का औसत 46 है, तो 100 संख्याओं का योग इतना है। इनको हटा दिया, इनको जोड़ दिया, ऐसा सवाल कह रहा है। और कह रहा है सही संख्या है 90, तो औसत बताओ। तो भैया ये हो गया 4600। अगर यहां देखें तो 61 और 34 को जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 6 3 9 95 घटा दिया। और यहां जोड़ेंगे तो 6 3 9, 4 और 1 5 59 जोड़ दिया। तो 59 और 95 का डिफरेंस आया 36। तो 36 इसमें से घटाएंगे तो यह आएगा 4564 डिवाइड बाई 90। अब 9 से भाग देना है, तो 9 से भाग देना है, तो जीरो को बाद में देखेंगे। 9 5 45, ठीक है जी, ना जाने की जीरो, 9 7 63 पॉइंट समथिंग, ठीक है जी। फिर 9 एकम 9 कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन मुझे तो एक जीरो है तो एक डेसिमल और आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी नया औसत होगा 50.7 के आसपास। 50.7 के आसपास मेरा नया औसत होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। पहली चीज तो ये समझिए। क्योंकि 9 से भाग दे रहे हो तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, इसलिए लगभग में आंसर पकड़ना। ऐसा होता क्यों, ध्यान से देखिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल को ध्यान से सुनिएगा, वहीं से आप इस बात को पकड़ेंगे। अब मेरे बच्चे हम इसे समझते हैं, डिटेल की कहानी होती क्या है, ये कंफ्यूजन कैसे दूर किया जाए। आइए मेरे बच्चे, जैसे मैंने यहां कुछ आंकड़े लिखे हैं और मैं इसका गलत औसत निकालूंगा। आराम से सिर्फ सुनना, कनपट्टी खोल के कहना क्या चाह रहा हूं। मैंने यार इनका औसत निकालने की सोची। जब औसत निकालने की सोची तो सबसे पहला काम किया कि भाई जितने भी आंकड़े उनका योग करो। औसत निकालते वक्त पहला काम होता है योग। पहला काम योग करना होता है, सम निकालना होता है। तो भैया मैंने योग निकाला, 5 और 5 10 की जीरो, हासिल 1, 4 और 1 5, 3 8, 8 और 6 14 और 4 18, 18 और 6 18 और 6 कितना हुआ भैया? 24, 24 और 9 33। तो योग आया 333। फिर मैंने औसत का फार्मूला लगाया, एवरेज का, और जब एवरेज का फार्मूला लगाने लगा तो मुझे पता है पहले लिखो सम, फिर लिखो आंकड़ों की संख्या, फिर लिखो नंबर ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा। जब मैं आंकड़े गिनने लगा तो अब यहां मैं गलती कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आंकड़े गिनने लगा तो 1 2 3 4 5, तो मैंने कहा कि यार 5 आंकड़े, तो 5 आंकड़े 330 के हिसाब से 5 30, 5 30 66। तो मैंने कहा कि जी औसत जो आएगा वो 66 आएगा, औसत जो आएगा वो 66 आएगा। हाँ जी, औसत आया 66। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, औसत आया 66। अब कोई चेकिंग करने वाला आया और उसने कहा कि भाई मैं दोबारा चेक करूंगा कि औसत यही आया कि कुछ और आया। उसने आंकड़े देखे, तो उसने आंकड़े देखे, तो आंकड़े देखे उसने औसत, मतलब जो चेक करने वाला है उसने कहा कि भाई तूने ना गलती से आंकड़ों की संख्या गलत गिन ली है। आंकड़े 5 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 है, आंकड़े हैं 6। अब मान लीजिए आपके पास आंकड़े 6 और ये वाली वैल्यू ना दे रखी हो, और फिर मैं कहूं कि भाई तूने आंकड़े गलत लिख रखे थे, 5 की जगह 6 थे, अब सही औसत निकाल।
तो तू यही तो कह रहा होगा कि भाई योग जो है ना 330, वो बिल्कुल ठीक कैलकुलेट होगा। शुरुआत में सबसे पहला काम योग में चेक होता है, अगर योग में गड़बड़ हुई है तो वहां से ही करेंगे। फिर हमने क्या किया होगा कि गलत डाटा से उसे भाग दिया होगा, तो औसत आया 66। यानी मुझे सबसे पहले करेक्ट सम निकालना है। तो करेक्ट सम निकालना है यानी सही योग निकालना है। तो भाई जो भी मेरा औसत आया उसे मैं 5 से गुना करूंगा, क्योंकि मैंने 5 आंकड़े लिए थे, तो सही योग आ गया 330। अब मुझे करेक्ट एवरेज निकालना है। करेक्ट एवरेज निकालना है मेरे बच्चे, तो करेक्ट एवरेज निकालना है तो बेसिक नियम कि सर योग आया 330, इसे सर अब भाग दो 6 से, क्योंकि आंकड़ों की संख्या 5 नहीं 6 थी, तो 6 से भाग दोगे तो नया औसत जो आएगा वो 55 आएगा। तो बस यही काम हमने यहां किया। हमने क्या किया, जो ओरिजिनल सवाल था इसके अंदर भाई पहले 100 संख्याओं का औसत उसने 46 लिया, तो एक्चुअल में योग रहा होगा 46। फिर उसने योग में करेक्शन कर दी कि भाई ये गलत ले लिए थे, ये सही थे, तो उसको करेक्शन करके लाए 4564। अब सही योग आ गया 4564, सही संख्याएं थी 90, 90 से भाग दिया, मेरा आंसर आ गया 50.7। ये मेरे बच्चे मेरा सही औसत होगा। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं टाइप 12 बैटिंग एवरेज, बल्लेबाजी औसत। बल्लेबाजी औसत किसके रेस्पेक्ट में होती, क्या बोली जाती है? तो मेरे बच्चे बल्लेबाजी औसत से मतलब होता है कि एक बैट्समैन ने कितने रन स्कोर किए, रन स्कोर, कि भाई बल्लेबाज ने कितने रन स्कोर किए और कितनी पारियों में रन स्कोर किए, नंबर ऑफ इनिंग्स। कितने रन दिए, मतलब कितने रन बनाए और कितनी पारियों में रन बनाए। तो ध्यान रखना, हमेशा बल्लेबाजी औसत ऐसे होता है 50 रन प्रति पारी, यानी बल्लेबाजी औसत हमेशा प्रति पारी के हिसाब से होता है। और ये एवरेज के क्वेश्चन है, यहां नोट आउट हो या आउट से फर्क नहीं पड़ता, कितनी पारी खेली उसका मैटर करता है यहां पे, यहां के सवालों पे। तो सिर्फ सवाल होता है कि सीमित रहना। अब आते हैं मेरे बच्चे पहले सवाल पे। कहता है कि बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है, तो उसका वर्तमान औसत क्या होगा? कहता है एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। मैं पहले डिटेल कराऊंगा फिर शॉर्ट में, और एक ही सवाल डिटेल करेंगे, उसके बाद आसानी से हो जाएंगी चीजें। माना 16 पारियों तक, 16 पारी तक औसत ए रन प्रति पारी है। भाई हम मान लेते हैं कि 16 पारियों में उसका जो औसत है वो ए रन प्रति पारी है, तो 16 पारियों तक उसका औसत ए रन पर पारी है, पर इनिंग है। तो भैया 16 पारियों में उसके टोटल रन कितने हो गए, 16। कहता है 17वीं पारी में 87 रन बनाए, बहुत सुंदर जी, और 87 रन बनाए तो टोटल 17 पारियां हो गई, 17 पारी हो गई। और कह रहा है 17 पारी में अब उसका जो औसत है वो 3 रन प्रति पारी बढ़ गया, यानी पहले जो औसत ए था अब वो ए प्लस 3 रन हो गया, ए प्लस 3 रन प्रति पारी हो गया। तो मेरे बच्चों 17 पारियों में ए प्लस 3 के हिसाब से टोटल रन कितने हो गए, 17 गुना ए प्लस 3, तो 16 प्लस 87, 17 प्लस 17 थी 51, इधर उधर लाएंगे तो ए बचेगा, और 51 87 में से 51 गया 36, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों औसत आ गया 36, यानी 16 पारियों में उसका औसत 36 रन प्रति पारी है, प्रति पारी है। 16 पारियों में उसका औसत था 36 रन प्रति पारी, अब उसका औसत हो गया 36 और 3 39 रन प्रति पारी। सवाल ने पूछा फाइंड हिज करंट एवरेज, तो भाई करंट में तो 17 पारियां खेल चुका है, तो उसका औसत कितना हो गया मेरे बच्चों, 39 रन प्रति पारी। अब जरा ध्यान देना, ध्यान से मेरी बात को सुनना, शॉर्टकट कैसे करें, वही सेम सवाल है। भाई 16 पारी में जितना उसका औसत था, 16 पारी में जितना उसका औसत था, अगर मान लो 16 पारी तक उसका औसत ए था, अगर 17वीं पारी में भी ए ही रन बना देता तो औसत में कोई फर्क होता?
आप कहते सर कोई फर्क नहीं रहता, औसत जितना था उतना ही रहना था। अगर 17वीं पारी में औसत से ज्यादा बनाता तो सर जो ज्यादा रन होते वो सारी पारियों में बढ़ जाते, और औसत से कम रन बनाता तो सर हर पारी से रन घट जाते। अगर एवरेज जितने रन बना देता तो औसत सेम रहता, ज्यादा बनाता तो बढ़ जाता, कम बनाता तो घट जाता। अब कह रहा है भैया उसने 17वीं पारी में 87 रन बनाए, 17वीं पारी में 87 रन बनाए। कितने रन बनाए? 87 रन बनाए, जिसके कारण उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ गया। यानी उसने औसत से इतने ज्यादा रन बनाए, औसत से इतने ज्यादा रन बनाए मेरे बच्चे के हर पारी को 3 रन एक्स्ट्रा मिल गए, हर पारी को 3 रन एक्स्ट्रा मिल गए। हाँ जी, तो 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए, तो इस वजह से सभी का औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ गया। तो भाई 17 पारियों में 3 के हिसाब से कितने रन एक्स्ट्रा बन गए? 51। इसका मतलब उसने 51 रन फालतू बनाए थे औसत से। तो 87 में से 51 फालतू बनाए, तो बनाने कितने थे? 36। यानी औसत था 36, अगर वो 36 ही बनाता तो औसत में कोई फर्क नहीं, उसने बना दिया 87, 87 बना दिए, तो 36 से कितना ज्यादा बनाया? 51। तो ये 51 रन 17 पारियों में बटे, तो हर पारी को 3-3 रन मिले। सिंपल सा सवाल कि औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ गया, इसका मतलब 17 पारियों में 3 के हिसाब से 51 रन फालतू बना दिए, तभी तो औसत बढ़ा, यानी 51 रन बढ़ाए होंगे। तो औसत से 51 रन ज्यादा बनाए, तो 87 में से वो 51 हटा दें तो औसत आ जाएगा 36। तो इसका मतलब पहले औसत था 36, अब वर्तमान की बात हो रही, तो 36 में 3 जोड़ दोगे 39 मेरा आंसर। कह रहा है एक बल्लेबाज की 11 पारियों में एक निश्चित बल्लेबाजी औसत था, ही स्कोर 90 रन इन 12th इनिंग। कहता 90 रन बनाए हैं 12वीं पारी में, इस वजह से उसका औसत 5 रन प्रति पारी घट गया, 5 रन पर इनिंग घट गया। इसका मतलब उसने औसत से इतने कम रन बनाए कि हर किसी के हिस्से से 5-5 रन लेने पड़ गए। और कितनी पारियां हैं बाबू? 12। तो 12 पारियों में हर किसी के हिस्से से 5-5 रन ले लिए, तो यानी 60 रन कम बनाए उसने औसत से। तो उसने बनाए कितने? 90, और औसत से 60 कम है, तो 90 में 60 जोड़ोगे तो औसत कितना है? 150। यानी 150 रन था पहले औसत, उसने 60 कम बनाया, इस वजह से औसत 5-5 रन प्रति पारी घट गया। तो अब 5 रन घट के हो गया 145। जिस भाई को पल्ले नहीं पड़ रहा हो वैसे सोचो कि भाई एक बल्लेबाज के औसत थे ए 11 पारियों तक, अगर 12वीं पारी में भी औसत ही रन बना देता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन कह रहा है 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, इस वजह से उसका बल्लेबाजी औसत 5 रन प्रति पारी घट गया। यानी हर पारी से 5-5 रन कम लिए, तो 60 रन कम, यानी औसत से 60 रन कम बनाए उसने इस बार। तो 60 उधर जाएगा, 90 और 60 150, तो यानी अब 150 पहले 145 था, क्योंकि 5 रन घटा है। आइए, कहता है बैट्समैन स्कोर 87 रन इन 21st मैच ऑफ हिज कैरियर, हिज एवरेज रन इंक्रीज बाई 2। मेरे बच्चे कह रहा 87 रन बनाए, इस वजह से उसका औसत 2 रन प्रति इनिंग बढ़ गया। कितनी पारियों में बढ़ गया भाई? कह रहा जी 21वें मैच में। तो यानी 21 मैचों में हर एक में 2-2 रन एक्स्ट्रा मिलता चला गया। तो कितने रन एक्स्ट्रा मिल गए? 42 रन। इसका मतलब उसने औसत से 42 रन फालतू बनाए। 7 में 2 गया 5, 8 में 4 गया 4, यानी मेरे प्यारे बच्चों उसने औसत से 45 रन एक्स्ट्रा बना दिए, मतलब औसत से 42 रन एक्स्ट्रा बनाए, यानी औसत कितना था? 45। तो 11वीं पारी तक ना, सॉरी 21वीं था, तो 21वीं पारी तक 20वीं पारी तक उसका औसत था 45, अब उसका औसत 2 बढ़ गया, तो अब नया औसत हो गया 47। तो कह रहा है 21वें मैच के पहले यानी 20वें मैच तक औसत कितना था? तो आंसर होगा 45। कंफ्यूजन है ही नहीं, फिर से समझना। कहता है 21वें मैच में 87 रन बनाए, तो मान लीजिए औसत था ए, अगर वो ए ही रन बनाता तो औसत में कोई बढ़ोतरी घटोतरी नहीं होती। लेकिन कह रहा है इस मैच में उसने 87 रन बनाए, इस वजह से उसका औसत 2 रन बढ़ गया। तो 21 मैचों में 2-2 रन बढ़ाए, 21 पारियों में 2-2 रन बढ़ाए, तो 42 रन एक्स्ट्रा बना दिए, यानी औसत से 42 रन एक्स्ट्रा बनाए, तो औसत कितना होगा? 87 में से 42 गया 45, सिंपल। तो 20वें मैच तक औसत 45 था, अब 21वें मैच में पूछे तो भैया 2 और बढ़ गया, यानी 47। एक बल्लेबाज अपने कैरियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है,
एक बल्लेबाज अपने करियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है, उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 रन बढ़ जाता है। हिज बैटिंग एवरेज इंक्रीज बाई 1.4 रन पर इनिंग। कह रहा 25वें मैच में 100 रन बनाए, तो भाई 25वें मैच में 100 रन बनाए हैं तो उसने औसत से इतने ज्यादा रन बनाए कि हर पारी के हिस्से में 1.44 रन और दे दिए, तो 25 पारियों में कितने आ गए? 25 चौकू 100, 25 कम 25 और 10 35, यानी उसने 35 रन एक्स्ट्रा बनाए हुए। तो 100 में से 35 वो एक्स्ट्रा वाले हटा दो तो बचे कितने? 65। तो पहले औसत था भाई 65 रन, पहले औसत था मेरे भाई 65। तो 25वें मैच के पहले उसका औसत 65 था। अब भैया 1.4 बढ़ गया तो 65 और 1 66.4 हो गया। समझे मेरे बाबू? कहता है बैट्समैन स्कोर 98 रन इन द 17th मैच ऑफ हिज कैरियर। एक बल्लेबाज ने 17वें मैच में 98 रन बनाए, 17वें मैच में 98 रन बनाए। इस वजह से उसका बल्लेबाजी औसत क्या हुआ? 2.5 बढ़ गया। तो भाई 2.5 बढ़ गया हर पारी में, कितने मैचों में? 17 मैचों में। तो उसने औसत से कितने ज्यादा रन बनाए? तो 17 पंजे 85, 17 दूनी 34 और 8 42, यानी उसने औसत से 42 पॉइंट ज्यादा बनाए। तो 42.5 घटा दो, तो 5 7 में 2 गया 5 और 9 में 4 गया 5, यानी उसका पहले औसत था 55.5। तो 17वें मैच से पहले ही औसत पूछ रहा है, तो वो होगा मेरे बच्चे 55.5, 55.5। हाँ जी। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है द मीन वेट ऑफ 34 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल इज 42 किलोग्राम। यार ये सवाल रिपीट करे हैं, ये टाइप 3 में भी मैंने सेम ही क्वेश्चन कराए थे और यहाँ पे भी इन्हीं 4-5 सवालों को करा रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि हम एक ही सवाल को अनेकों तरीके से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने आपके बहुत जरूरी है। तो कहता है एक स्कूल में 34 बच्चे हैं मेरे भाई और इनका औसत वजन है 42 किलोग्राम पर स्टूडेंट। 42 किलोग्राम पर स्टूडेंट इनका औसत वजन है। कह रहा है यदि इसके अंदर एक अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो कह रहा अध्यापक का वजन कितना है? मेरे बच्चे ये बताओ, बच्चे कितने हैं? 34। 34 स्टूडेंट है और मेरे बच्चे 34 स्टूडेंट का वजन 42 किलोग्राम पर स्टूडेंट है। अगर मेरे प्यारे बच्चों टीचर भी 42 ही किलो का आ जाता, टीचर भी 42 किलो का ही आ जाता, तो औसत में कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता सर, बिल्कुल नहीं पड़ता। काहे नहीं पड़ता? कि सर 34 बच्चों का औसत 42 था, अब टीचर आ गया उसका भी 42 ही वजन है तो सभी का औसत 42 ही रहेगा। लेकिन मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इस बात को समझो क्या, कि जो टीचर था उसका वजन औसत से इतना ज्यादा था कि हर एक बच्चे का औसत 400 ग्राम बढ़ गया, यानी हर एक के हिस्से में 400 ग्राम बढ़त हो गई। ठीक है जी, कितनों पे? 34 पहले से थे, एक टीचर हो गया तो 35 लोग हो गए और 35 पे हर एक पे 400 400 ग्राम बढ़ता चला गया। हाँ जी। अब मेरे बच्चे गुना करेंगे, 2 0 4 5 20 4 12 और 2 14, 1000 ये ग्राम है, किलोग्राम बनाएंगे तो पॉइंट, यानी 14 किलोग्राम टीचर का वेट फालतू है एवरेज से। तो 14 जोड़ोगे, 4 2 6 4 1 5, यानी जो मास्टर है वो मास्टर 56 किलो का। भाई मास्टर कितने किलो का है मेरे बच्चों? 56 किलो का। आई कहता जी 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 38 विद्यार्थी है, 38 स्टूडेंट है भाई, इनकी औसत आयु 14 साल पर स्टूडेंट है। कहते हैं यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 14 साल 4 महीने हो जाती है। 14 साल 4 महीने यानी औसत में 4 महीने की बढ़ोतरी हो जाती है। हाँ जी, यानी मेरे बच्चे 38 बच्चों की औसत आयु 14 साल है। अगर मैं कह रहा हूं टीचर भी 14 ही साल का आता तो औसत में कोई फर्क पड़ता? आप कहते नहीं। लेकिन टीचर का वजन औसत से इतना ज्यादा है कि हर एक एक बच्चे को 4 4 महीने मिल गए। बच्चे कितने हैं जी? 39 ना, टोटल आदमी कितने हो गए? 39। अब क्योंकि 38 पहले थे, एक टीचर 39, तो 39 लोगों में 4 4 महीने बढ़ गया। तो 4 से गुना करेंगे, 4 नीम 36, 4 3 12 और 3 15, 156 महीने। 156 को 12 से भाग देंगे, 12 एकम 12, 12 3 36, यानी 13 साल बढ़ा है। यानी जो मास्टर है वो 13 साल बड़ा है औसत से। 4 3 7, 1 और 1 2, यानी मास्टर 27 साल का है मेरे भाई। कितने साल का मेरे बच्चे? 27 साल का। ये सारे सवाल मैं आपके वहां ऑलरेडी करा चुका हूं।
बट वहां मेथड दूसरा था टाइप 3 में, यहां मेथड दूसरा है। कह रहा है जी एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों का औसत वजन 47.5 किलो है। 47.5 किलो है पर स्टूडेंट, ये औसत है कितने बच्चों का? 35 बच्चों का। सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। कहता अगर इसमें टीचर को भी शामिल कर दें, मान लो टीचर भी 47.5 किलो का ही होता, 47.5 किलो का होता, तो ना तो औसत में बढ़ोतरी होती ना घटोतरी, औसत 47.5 ही रहती। लेकिन टीचर का वजन औसत से इतना ज्यादा था कि हर एक के हिस्से में आधा किलो वजन फालतू आ गया। तो 35 बच्चे थे, एक टीचर, यानी आधा किलो वजन 36 लोगों में बट गया। तो 36 लोगों में आधा किलो वजन फालतू मिला, तो कुल मिला के 18 किलो फालतू आया। ग्रुप को 18 किलो फालतू मिला, यानी टीचर का वजन औसत से 18 किलो फालतू है। 8 7 15, 4 1 5 1 6, यानी टीचर का वजन 65.5 किलो है। टीचर का वजन कितना है मेरे बच्चे? 65.5 किलो। समझ पाए? बहुत आसान है, पढ़िए। कहते हैं कंपनी में 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 साल है। मैं डाटा भी लिख रहा हूं, 6 एम्प्लॉय है, एवरेज एज जो है मेरे बच्चों 37 साल पर एम्प्लॉय। कहते हैं कि नया कर्मचारी आ जाता है और इस वजह से औसत 2 वर्ष कम हो जाती है, 2 ईयर पर एम्प्लॉय कम हो जाती है। मेरे बच्चों जो आया, अगर वो 37 साल का होता तो औसत में कोई फर्क पड़ता नहीं। भाई 6 लोगों को औसत 37 साल है और एक नया आदमी आ जाए, उसकी भी उम्र 37 ही हो, तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं होगा, औसत उतनी ही रहेगी। लेकिन मेरे बच्चे, हो क्या रहा है? हो ये रहा है मेरे प्यारे बच्चों के सवाल में, जो एक नया आदमी आया है उससे औसत 2 साल पर एम्प्लॉय घट गई। यानी नया आदमी औसत से इतना कम उम्र का आया है कि हर एक के हिस्से में 2 2 साल घटाना पड़ा। तो 6 एम्प्लॉय पहले से थे, एक और आ गया, नहीं 7, 7 दूनी 14 साल कम उम्र का आदमी आया। 7 में 4 गया 3, 3 में गया 2, यानी जो नया खिलाड़ी आया है मेरे भाई उसकी उम्र है 23 साल। नए खिलाड़ी की उम्र मेरे प्यारे बच्चों कितनी है? 23 साल। नए खिलाड़ी की उम्र मेरे भाइयों 23 साल। हाँ जी। कह रहा है 19 बच्चों की औसत आयु 23 साल है। 19 बच्चों की औसत आयु 23 साल है। 19 बच्चे हैं, इनकी औसत आयु 23 साल है। 23 ईयर पर स्टूडेंट। कहता है एक बच्चा और आ गया। अगर मेरे बच्चों मान लो जो बच्चा आया है उसकी उम्र भी 23 ही साल हो, तो औसत में कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। लेकिन कह रहा है जी नया बच्चा आया, इस वजह से औसत 23 से 25 हो गई। 23 से 25 होगी, मतलब औसत कितनी बढ़ गई? 2 साल। 2 ईयर पर स्टूडेंट बढ़ गई। यानी इसका मतलब जो नया बच्चा आया है उसकी उम्र औसत से इतनी ज्यादा है कि हर बच्चे के हिस्से में 2 2 साल बढ़ा दिए। 19 बच्चे थे, एक और बच्चा आ गया, तो कितने हो गए? 20। तो 20 दूनी 40, यानी नए की उम्र पुराने वाले से 40 ज्यादा, मतलब कितनी है मेरे भाई? 63। तो जो उस बच्चे की आयु ज्ञात करे जो नया आया है, तो उसकी उम्र होगी मेरे भाई 63 साल। समझे कि नहीं? सब कुछ वही है, अलग कुछ है ही नहीं। कह रहा है यार 28 बच्चों का औसत वजन 83 किलोग्राम है। 83 किलोग्राम पर स्टूडेंट है 28 बच्चों का वजन। 28 स्टूडेंट का वजन। बहुत सुंदर। एक बच्चा और आ जाता है, अगर जो आया उसका वजन भी मेरे भाई 83 ही किलो होता तो कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन उसके आने से औसत 2 घट गया। तो यानी इसका मतलब यह हुआ कि जो नया बच्चा आया उसका वजन औसत से इतना कम है कि हर एक के हिस्से से 2 2 किलो घटाना पड़ा। 28 पहले से थे, एक और आ गया, तो कितने हो गए? 29। 29 दूनी 58, यानी नए वाले का वजन औसत से 58 कम है। औसत से 58 कम है, तो 13 में से 8 गया 5, 7 में 5 गया 2, यानी नया जो खिलाड़ी है उसकी आयु मेरे प्यारे बच्चों कितने साल है? 25 साल। बहुत बेसिक है। ये देखो कि औसत जितना ही आ जाता तो कोई फर्क नहीं, औसत से ज्यादा आता तो औसत बढ़ जाता, औसत से कम वाला आया तो एवरेज घट जाएगा। अगर एवरेज घटा है तो कम वेट वाला आया, एवरेज बढ़ा है तो ज्यादा वेट वाला आया। बस सिंपल, ज्यादा वेट ज्यादा उम्र। अब आइए, कह रहे एक बल्लेबाज की कुछ पारियों में औसत 21.75 है। कह रहे जी कुछ पारियां खेली और उसका औसत था 21.75 रन प्रति पारी पर इनिंग। अभी तक हम
यही कर रहे थे कि एक और आ गया, एक पारी और खेल ली। इस बार उसने कह दिया 3 पारी और खेल ली। अगर मेरे बच्चे उसका औसत 21.75 रन प्रति पारी है और वो 3 पारियां और उतनी ही खेल ले जितनी औसत थी, तो औसत कितना है? 21.75, 3 से गुना करेंगे तो 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 3 एकम 3 और 2 5, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 1 22, 3 एकम 3 2 5। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगली 3 पारियों में अगर उसने 65.25 रन बनाए होते तो औसत पे क्या कोई फर्क पड़ता? आप कहते कतई नहीं पड़ता सर, सेम रहता। अगर उसका कुछ पारियों में औसत 21.75 रन है और अगली 3 पारियों में भी उसने इसी औसत से रन बनाए होते, मतलब 65.25 रन बनाए होते, तो उससे औसत पे कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन उसने जो बनाए हैं वो रन, वो ज्यादा बनाए या कम, इस बात से पता चल जाएगा कि अब उसका औसत 1.125 से बढ़ जाता है। अगर औसत बढ़ गया तो उसने जो नए रन बनाए हैं वो औसत से ज्यादा बनाए। लेकिन हमें सवाल में कह रहा है कि उसने कितने रन बनाए? 28, 34 और 37। अगर 28, 34 और 37 को जोड़ोगे तो ये आएगा मेरे बच्चे 99। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगली 3 पारियों में उसने जो रन बनाए हैं वो बना दिए 99। बनाने थे इतने, अगर इतने रन बनाता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। औसत जितने रन बनाता, यहां एक पारी होता तो 21.75 लेता, 3 पारियां तो बस 65.25 लिया, माफ करिए। अगर इतने रन बनाता औसत में कोई प्रभाव नहीं होता। उसने रन 99 बना दिए, तो इससे कितने ज्यादा बना दिए देखो घटा के, तो ये तो 75 आएगा, यानी 7 5। यहां 8 में से 5 गया 3, 9 में 6 गया 3। यानी मेरे बच्चे, उसने औसत से 33.75 रन ज्यादा बना दिए। उसने औसत से 33.75 रन ज्यादा बना दिए। तो ये जो 33.75 रन फालतू बनाए हैं, इसी वजह से हुआ क्या होगा कि अब औसत बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? तो सवाल में खुद ही कह रहा है कि अब जो औसत है वो 1.125 बढ़ गया। मतलब उसने औसत से इतने रन ज्यादा बना दिए कि अब हर पारी को 1.125 रन दे दिए। तो भाई, अगर हर पारी को 1.125 रन दिए हैं तो इतने रन देने के लिए कितनी पारियां चाहिए? इस बार पारियां पूछ ली तो पॉइंट हटाओगे, ये 2 है या 3 है तो 1 0 लिख दो, पॉइंट हट गए। 25 थी 75, 11 थी 33, 3 आ गया और ये 0। इसका मतलब अब तक उसने 30 पारियां खेली है। अब तक उसने कितनी पारियां खेल ली? 30 पारियां खेल ली। क्योंकि भाई उसने औसत से 33.75 रन ज्यादा बनाए हैं, जबकि जितने ज्यादा रन बनाए वो हर पारी में बराबर बराबर बटेंगे। तो मान लो जितनी भी पारी है, हर पारी में अगर 1.125 रन गया है तो एक्स पारियों में कितना जाएगा? 1.125 गुना एक्स, और वो बराबर होगा इसके। तो उसी चीज को उल्टा कर रहा है कि अगर भाई मैंने 30 रुपए ज्यादा कमाए हैं तो मैंने हर महीने मेरी औसतन इनकम एक्स रुपए बढ़ गई या 3 रुपए बढ़ गई, तो मेरे को करना क्या होगा? 3 रुपए 30 से भाग दे देंगे। तो मतलब मैंने 10 महीने तक की मेरी बात थी, अब ये 11वां महीना था। समझ रहे मेरी कहानी? पर उस कहानी में जाइए, इसी को समझिए। किसी भाई को कोई डाउट है यहां तक? नहीं। अब आगे आते हैं, पढ़िए। मेरे बच्चे आइए, पहले मैं इस सवाल को डिटेल समझाता हूं, फिर आपको शॉर्ट समझाऊंगा। सवाल में कह रहा है भाई, क्या कह रहा है? एक छात्रावास में 35 छात्राएं हैं, 35 बच्चे हैं। यदि 7 और नए बच्चे आ जाए तो भोजनालय का प्रतिदिन खर्च 42 रुपए बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन खर्च, इन शब्दों पे ध्यान देना, प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन खर्च 1 रुपए घट जाता है। वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड पर डे इज रिड्यूस बाई डिक्रीज बाई ₹1। अब ध्यान देना मेरे बच्चे, जब भी मान लीजिए आप कोई मैस है, तो मैस में होता क्या है? जैसे किचन है, किचन के कुछ खर्चे हैं, कुछ खर्चे तो फिक्स है, फिक्स है, और कुछ खर्चे वेरिएबल होते हैं। हर एक चीज के वेरिएबल माने जो वेरी करेंगे। जैसे मान लीजिए किचन में 120 रुपए तो किचन का रेंट है, 120 रुपए तो किचन का रेंट है जो फिक्स है, और वेरिएबल खर्चे खर्चे मान लीजिए जितने बच्चे होंगे उसके हिसाब से
मान लीजिए 5 रुपए पर स्टूडेंट वेरिएबल खर्चा है कि भैया ये 120 तो लगेगा लगेगा, अगर एक बच्चा खाएगा तो 5 रुपए लगेगा। हाँ जी, अगर किचन सिर्फ एक बच्चे के लिए चलाई जाए, किचन सिर्फ एक बच्चे के लिए चलाई जाए ना मेरे दोस्तों, खर्चा आएगा 125। हाँ जी, लेकिन वही किचन अगर दो बच्चों के लिए खाना बनाए, दो बच्चों के लिए खाना बनाए, तो आप कहेंगे रेंट तो एक के लिए भी उतना ही लगेगा, दो के लिए भी उतना ही, बस वेरिएबल खर्चा बढ़ेगा। तो अब हर बच्चे का खर्चा आएगा 130 रुपए, मतलब दो बच्चों पे खर्चा आएगा 130। तो हर बच्चे पे खर्चा कितना आ जाएगा, दो से भाग देंगे तो 65। यानी पहले एक बच्चे को एवरेज 125 रुपए खर्च देना पड़ रहा था पर स्टूडेंट, लेकिन दो बच्चे होते अब एवरेज खर्चा 65 आ गया। दो बच्चे होते एवरेज खर्चा कितना आ गया, 65। अगर मान लीजिए तीन बच्चे हो तो तीन बच्चों में फिक्स तो किराया तो 120 का ही लगेगा। अब एक बच्चे को 5 रुपए लगता है, तीन बच्चे को 15, तो ये हो गया 135। तो अब 135 को 3 से भाग दे देते हैं, 3 चौक 12, 3 5 15। तो अब आ जाएगा मेरे बच्चे 45 रुपए पर स्टूडेंट एवरेज खर्चा। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे बच्चा बढ़ेंगे, जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे तो कुल खर्चा तो बढ़ेगा माफ करिए, कुल खर्चा तो बढ़ेगा। भाई पहले एक बच्चा था तो कुल खर्चा आ रहा था 125 रुपए का, दो बच्चे हुए तो कुल खर्चा आया 5 दूनी 10 130 का, तीन बच्चे थे तो कुल खर्चा आया 135 का। यानी टोटल खर्चा तो बढ़ रहा है हर बार, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एवरेज जो खर्चा है वो हर बार घट रहा है, एवरेज खर्चा घट रहा है। पहले एक बच्चे को पे एवरेज इतना खर्चा आता था, दो बच्चे हो जाएंगे तो एवरेज इतना खर्चा आएगा, तीन बच्चे होंगे तो एवरेज इतना खर्चा आएगा। अरे हाँ है ना, तो यही वो सवाल समझाना चाह रहा है कि भाई एक मैस में बच्चे थे कुछ 35 और एवरेज खर्चा आता था मैस का डेली का, मान लेते 35 बच्चों पे जो एवरेज खर्चा आता था वो ₹रुपए पर डे पर स्टूडेंट खर्चा आता था, पर डे पर स्टूडेंट खर्चा आता था, ₹रुपए पर डे पर स्टूडेंट खर्चा आता था। यानी एक बच्चे का खर्चा ₹रुपए लगता था। तो भाई 35 बच्चे थे तो 35 बच्चों का खर्चा कितना हो जाता था, 35 से। बहुत सुंदर। अब कहता है जी 7 बच्चे और आ गए, तो 35 बच्चे पहले से थे, 7 और आ गए तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 42। तो बच्चे हो गए 42 और कह रहा है अब हर बच्चे पे जो एवरेज खर्चा है वो ₹1 घट गया। यानी अब A-1 पर डे पर स्टूडेंट खर्चा आ रहा है, पर डे पर स्टूडेंट खर्चा आ रहा है A-1 तो भाई आदमी कितने, 42, और हर एक पे A-1 का खर्चा, तो 42 लोगों पे अब इतना खर्चा। तो अब मैस का डेली खर्चा आ रहा है इतना, पहले मैस का डेली खर्चा था इतना, लेकिन कह रहा है कि मैस का जो डेली खर्चा है वो ₹42 बढ़ जाएगा। यानी पहले जो था उसमें ₹42 जोड़ोगे तो अब के खर्चे की बराबरी कर पाओगे। हाँ जी, यानी एवरेज खर्चा तो घटता है लेकिन टोटल खर्चा बढ़ेगा, जैसे पीछे मैंने एग्जांपल देके समझाया। हाँ जी, एवरेज खर्चा तो घटेगा लेकिन टोटल खर्चा बढ़ जाता है। अब इस कहानी को डिटेल समझो और मेरे प्यारे बच्चों एक बार लैंग्वेज से मैच करो इसे। अब बेहद आसान है, यह आया 35 से, यह आया 42, यह आया 42 से, यह आया 42 माइनस का 42 और 35 घटाएंगे 7 बचेगा और ये उधर जाएगा 84, कट जाएगा माइनस माइनस, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 12। यानी पहले एवरेज एक्सपेंडिचर ₹12 था, यानी डेली का ₹12 का खर्चा था पर डे पर स्टूडेंट खर्चा। तो पहले ओरिजिनल बच्चे कितने थे जी, 35, तो 35 बच्चे थे, एक बच्चे का ₹12 का डेली का खर्चा था, तो मैथ्स का ओरिजिनल खर्चा 12 पंजे 60, 12 थी 36 और 6 42, ₹420 पर डे मैथ्स का खर्चा था। कंप्लीट 35 बच्चों का मैथ्स का खर्चा था, एक दिन का ₹420। ये मेरे सवाल का सही उत्तर है। इस बात को ध्यान से पढ़ें, फिर हम इसके शॉर्टकट पे बात करेंगे। अब मेरे बच्चों इस सवाल को शॉर्टकट पे लाते हैं और बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, एक बार में ही आप समझ जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं यही मान लेता हूं कि भाई पहले ₹1 पर डे पर स्टूडेंट खर्चा था, तो सिर्फ समझने की कोशिश करना और कुछ नहीं। मेरे भाई 35 बच्चे थे, 35 स्टूडेंट थे, तो हर बच्चे का खर्चा ₹1 रहता था, ₹1
पर डे पर स्टूडेंट खर्चा रहता था। बड़े ध्यान से सुनना और सीखना, कुछ है ही नहीं सवाल में। अब कह रहा है मेरे भाई बच्चे हो गए 42, 42 बच्चे हो गए, 42 बच्चे हो गए। बड़े ध्यान से सीखना, मेरी बात सुनने की कोशिश करना कि अगर 35 बच्चे थे तो मान लीजिए खर्चा था ₹1 पर डे पर स्टूडेंट। अब कह रहा है कि 42 बच्चे आ गए, नहीं 7 नए बच्चे आ गए, इस वजह से अब जो खर्चा है E-1 पर डे पर स्टूडेंट हो गया। लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। अगर हम इस हिसाब से देखें मेरे बच्चे, अगर मेरे प्यारे बच्चों में इस हिसाब से देखूं कि भाई पहले जो मेरा खर्चा था पर डे पर स्टूडेंट और अब जो मेरा खर्चा है, ध्यान देना, उसमें ₹1 की कमी आ गई, ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा हूं, ₹1 की कमी आ गई। तो इस हिसाब से तो 42 बच्चों को अब ₹42 कम देने होंगे, ₹42 कम देने होंगे, ₹42 कम देने होंगे। मेरे बच्चों ध्यान देना भाई, अगर हम इस सिस्टम से चलें तो हर बच्चे का एवरेज खर्चा मैथ्स का एक दिन का ₹1 घट जा रहा है। तो अब 42 बच्चे और हर बच्चे पर अगर ₹1 डेली का खर्चा घट रहा है, एवरेज देखें तो भैया फिर तो ₹42 हमारा घट जाना चाहिए खर्चा। आप कहेंगे हाँ सर इस हिसाब से तो ₹42 खर्चा घट जाना चाहिए, यानी ₹42 की हमारी बचत हो जानी चाहिए, ₹42 की हमारी बचत हो जानी चाहिए थी, बचत होनी थी, बचत होनी थी। अगर हम सिर्फ यही सिस्टम दौड़ाएं तो भैया ₹42 की हमारी बचत होनी थी। लेकिन सवाल कह रहा है बचत तो छोड़ो, तुम अब दिन का मैथ्स में ₹42 और ज्यादा खर्च हो रहा है। तो 42 तो जो तुम्हारी बचत होनी थी वो नहीं हो पाई और ₹42 तुमने और दिन का खर्चा कर दिया। नहीं, मैथ्स में तो डेली का ₹84 एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, मैथ्स में डेली का ₹84 एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। तो ये ₹84 किसकी वजह से एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है? ये ₹84 किसकी वजह से एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है? ये उन 7 बच्चों की वजह से एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है जो नए आए हैं। यानी 7 बच्चे 84 से भाग दोगे तो ओरिजिनल जो खर्चा था मैथ्स का वो ₹12 था, अब ये घट के हो गया ₹11। समझ पाए? तो कह रहा है कि मैथ्स का ओरिजिनल खर्चा बताओ, तो 35 गुना 12 ये मेरा आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, पर टेंशन ना ले, मैं समझाऊंगा। 400, 12 5 60, 32 36 42, ₹420। एक सवाल थोड़ी लेंगे, ऐसे अनेकों सवाल लेंगे। ये करा दी, अगले पे आई। कहता जी एक छात्रावास में 42 छात्र हैं। कहता जी 42 बच्चे, 42 स्टूडेंट है, उनका मैथ्स का डेली का खर्चा है, मान लेते हैं समझाने के लिए सिर्फ ₹1 पर डे पर स्टूडेंट खर्चा है। हाँ जी, 13 बच्चे और आगे, तो बच्चे कितने हो गए? 55। तो 55 स्टूडेंट का कहता है डेली जो खर्चा है, औसतन जो खर्चा वो ₹3 घट जाता है, यानी ₹3 पर डे पर स्टूडेंट हो रहा है। आपको ये ए और E-3 नहीं लिखना है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो एवरेज खर्चा था हर बच्चे का और अब जो एवरेज बच्चा हर एक खर्च कर रहा है, नहीं पहले हर बच्चा जो खर्च कर रहा था और अब हर एक बच्चा जो खर्च कर रहा है उसमें ₹3 की कमी आ गई है। ऐसा सवाल कह रहा है कि भाई पहले हर बच्चा जितना खर्च कर रहा था अब उससे ₹3 कम खर्च करेगा। तो इस हिसाब से तो 55 बच्चों के ₹3 के हिसाब से ₹165 की बचत हो जानी चाहिए थी। ₹165 हमारे पास एक्स्ट्रा आने चाहिए थे, बच जाने चाहिए थे। लेकिन सवाल कह रहा नहीं भाई, अब तो दिन का खर्चा ₹30 और बढ़ा दिया, प्रतिदिन जो खर्चा है मैथ्स का वो ₹30 और बढ़ गया। तो मतलब 165 जो ये थे ये गया हमारी जेब से और ₹30 और, मतलब ये बचना चाहिए था, बचा नहीं, ₹30 और फालतू देना पड़ा। तो मतलब कुल मिला के 195 का खर्चा और होने लग गया। तो ये 195 का खर्चा फालतू किसकी वजह से हुआ है? आप कहेंगे सर जो 13 नए बालक आए ना उनकी वजह से। तो 13 बालकों की वजह से 195, तो एक बालक की वजह से 13 कम 13, 13 पंजे 65। यानी पहले हर एक बच्चे का एवरेज खर्चा ₹15 होता था। तो 42 गुना 15 करेंगे तो 42 गुना 15, 15 दूनी 30, 15 चौकू 60 और 3 63, 630। मैथ्स का ओरिजिनल खर्चा ₹630। हाँ जी, अगर आपको समझ तनिक भी नहीं आया तो बेटे इसे डिटेल करो, सोच की सोचो ही ना। डिटेल ऐसे करना है कि भाई मान लो पहले ए था अब E-3 हो गया, तो पहले 42 बच्चों पे खर्चा था 42 से, अब 55 बच्चे आ गए तो 55 बच्चों पे E-3 के हिसाब से टोटल खर्चा अब इतना हो गया। और अब जो खर्चा है पहले से ₹30 ज्यादा है।
अब डिटेल कर दीजिए, कुछ है ही नहीं सवाल में। अब आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों टाइप 13, और ये है बॉलिंग एवरेज, गेंदबाजी औसत। गेंदबाजी औसत बहुत विचित्र है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जो गेंदबाजी औसत होता है ना, बल्लेबाजी औसत आता है प्रति पारी, लेकिन गेंदबाजी औसत आता है प्रति विकेट, यानी रन्स गिवन बॉलर के हिसाब से कि बॉलर ने कितने रन दिए, कितने रन दिए और विकेट टेकन, और कितने विकेट लिए, विकेट टेकन। ये रहता है मेरे प्यारे बच्चों गेंदबाजी औसत। कितने रन दिए, कितने रन दिए और मेरे बच्चे कितने विकेट लिए, कितने विकेट लिए, कितने रन दिए और कितने विकेट लिए। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों गेंदबाजी औसत बॉलिंग एवरेज। जैसे मान लीजिए एक गेंदबाज है, उसने 50 रन दिए और 50 रन देके 5 विकेट लिए, तो उसका गेंदबाजी औसत हो जाएगा 10 रन पर विकेट। काटेंगे तो आएगा 10 रन पर विकेट। एक बात और समझना, एक बॉलर है राम, और राम का गेंदबाजी औसत है मान लीजिए 10 रन पर विकेट। एक बॉलर है श्याम, मान लीजिए श्याम का गेंदबाजी औसत है 11 रन पर विकेट। ये रे माने रन बोल रहा हूं। तो मेरे बच्चों मुझे बताओ कौन से का गेंदबाजी औसत अच्छा है, किस गेंदबाज का गेंदबाजी औसत आपके हिसाब से बेहतर है। तो आपको इस नजरिए से पहचानना है, सवाल को देखना है कि भाई इसने हर विकेट लेने के लिए 10 रन लुटाए और इसने हर विकेट लेने के लिए 11 रन लुटाए, तो ज्यादा रन देके विकेट लेना नुकसानदायक है, यानी राम ही बेहतरीन है, राम ही सत्य है। मेरी बात समझे कि नहीं? किसी भाई को दिक्कत? यानी जितनी कम होगी ना बॉलिंग एवरेज उतनी बेटर है। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि भाई एक आदमी है राम, और राम का गेंदबाजी औसत 10 रन पर विकेट है, और मैं कह रहा हूं कि राम का अब गेंदबाजी औसत 2 रन पर विकेट सुधर गया, इंप्रूव हो गया, सुधर गया, इंप्रूव हो गया, 2 रन पर विकेट इंप्रूव हो गया, सुधर गया। तो बताओ अब कितना हो गया? अगर पहले 10 रन पर विकेट था और अब 2 रन पर विकेट सुधर गया, तो अब कितना हो गया? तो आपका जवाब होना चाहिए सर अब हो जाएगा सुधर के 10 और 2 12, या 10 में से 2 गया 8, तो 8। क्योंकि सुधरना मतलब कम होना, बॉलिंग एवरेज जितना कम होगा उतना बेटर होगा, बैटिंग एवरेज जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा। बॉलिंग बैटिंग में डिफरेंस है, ध्यान से समझा करो। क्लियर है मेरे बच्चे? देखिए मेरे बच्चे, मैं दोनों ही तरीके से समझाता हूं, पहले डिटेल फिर शॉर्ट फिर एक्स्ट्रा शॉर्ट। भाई गेंदबाज का गेंदबाजी औसत है 12.4 रन पर विकेट। मैं मान लेता हूं, माना उसने अब तक एक्स विकेट लिए, माना उसने अब तक एक्स विकेट लिए। लेट द नंबर ऑफ विकेट ही टेक टिल नाउ इज एक्स, नाउ मीन्स टिल द एवरेज इज 12.4। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर एक्स विकेट लिए हैं और यहां वो कह रहा है कि हर विकेट के लिए 12.4 रन दिए हैं, तो एक्स विकेट के लिए कितने रन दे देगा? 12.4x। बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर। कहता है जी अगले मैच में अगले मैच में उसने 26 रन और दे दिए। तो बेटा ध्यान से समझना, 12.4x रन पहले ही दे चुका था, इस मैच में 26 रन दे दिए। और कहता है देखो ये उसका एक्स विकेट जब तक लिए हैं तब तक का उसका औसत था, अब 5 विकेट इस मैच में और ले लिए, तो अब कह रहा है कि टोटल विकेट हो गए x+5। तो टोटल x+5 विकेट हुए हैं, तो कह रहा है उसका एवरेज 12 रन पर विकेट हो गया, यानी 12 रन पर विकेट हो गया। तो भैया एक विकेट के लिए 12 रन दे रहा है, तो x+5 विकेट के लिए कितना? 12 गुना x+5। ठीक है जी। या आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर एक बात बताइए,
अगर उसने अब तक एक्स विकेट लिए तो 12.4 की औसत से एक्स विकेट लेने के लिए इतने रन दिए होंगे, इस मैच में 26 रन दे दिए, तो भाई कुल मिला के इतने रन लुटा के उसने विकेट कितने लिए, एक्स पहले लिए थे 5 ये, तो टोटल रन्स गिवन अपॉन में टोटल विकेट टेकन, ये हो गया नया एवरेज, और नया एवरेज है मेरे भाई 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ये है पहला तरीका। अब चर्चा करते हैं दूसरा तरीका, दैट इज मिक्सचर एंड एलिगेशन, तीसरा फिर एवरेज का बेसिक। कह रहा भाई गेंदबाज का गेंदबाजी औसत है 12.4 रन पर विकेट है, यहां कुछ विकेट लिए होंगे, पता नहीं कितने लिए। कहता है अगले मैच में 26 रन देके 5 विकेट, 26 रन देके 5 विकेट है, तो भैया उसका औसत क्या हुआ, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5.2। यानी जब 5 विकेट लिए ना उसने 5 विकेट लिए हैं, तो उसका गेंदबाजी औसत उस मैच का स्पेसिफिकली 5.2 रन पर विकेट है। जब 5 विकेट लिए हैं तो उस मैच का स्पेसिफिकली जो उसका औसत है वो 5.2 रन पर विकेट है, जिस मैच में उसने 5 विकेट लिए वहां की बात। समझ पाए, बहुत बढ़िया। अब अगली लड़ाई लड़ते भाई, गेंदबाजी औसत यही तो रहता है कि 26 रन देके 5 विकेट लिए, तो रन गिवन बटे नंबर ऑफ विकेट टेकन। अब कह रहा है जी इन सारी पारियों का औसतन यानी मिश्रण में जो औसत है वो 12 हो गया, 12 रन पर विकेट है, तो घटाएंगे 12.4 में से 12 गया 0.4, और इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 6.8, रेशियो लेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कटा, 4 एकम 4, 4 17 68, 17:1। यानी मेरे भाई 1 यूनिट विकेट अब लिया है, तो पहले रखे थे 17 विकेट, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, तो 17 यूनिट 17 पंजे 85 को। तो आज के मैच तक कितने विकेट ले लिए, 85 और 5 90। तब अंतिम पारी में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या है, अंतिम पारी तक, फाइंड द विकेट टेकन बाय हिम इन द लास्ट इनिंग, लास्ट बाय हिम, फाइंड द टोटल विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट इनिंग, इन नहीं लास्ट टिल आना चाहिए, कि भाई आखिरी पारी तक, जो उसने अब आखिरी पारी खेली तब तक उसने कितने विकेट ले लिए, तो मेरे बच्चे आंसर होगा 85 5 90। हाँ जी, मेरी बात समझ पाए। बहुत सारे बच्चे 85 भी सोच रहे होंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि पिछली पारी तक नहीं, कि उसने जो लास्ट पारी अब खेली है उसमें कितने विकेट ले लिए, क्वेश्चन और साफ लैंग्वेज में आएगा। अब बात करते हैं सर पेपर में इस सवाल को और कैसे किया जाए, तो अब हमारी कोशिश सिर्फ पेपर के सवालों तक रहेगी। आई मेरे बच्चे जैसे बैटिंग एवरेज के सोल्व करते थे क्वेश्चन, तो वहां पे पर इनिंग पे गेम होता था, पर इनिंग पे गेम होता था, यहां पर विकेट पे गेम है, बस इतना ध्यान रखना। कह रहा जी एक बल्लेबाज का बल्लेबाजी औसत 12.4 रन पर विकेट है, अगले मैच में 26 रन देके उसने 5 विकेट लिए, 26 रन देके 5 विकेट लिए, और अब कहता है उसका औसत 12 रन पर विकेट हो गया, यानी 0.4 रन पर विकेट पे कमी आ गई, यानी औसत में इतने की कमी आ गई या इतना सुधार आ गया, जैसे मर्जी आप कह लीजिए। क्लियर है। अब मोटी बात ये बताओ कि यार जिस एवरेज से वो पहले खेल रहा था, जिस बॉलिंग एवरेज से वो पहले बॉल डाल रहा था, अगर उसी बॉलिंग एवरेज से वो आज भी बॉल डाले, आज भी बॉल डाले, तो भाई 5 विकेट लेने के लिए उसे कितने रन लुटाने होंगे, 5 विकेट अगर उसे लेने हैं तो उसे कितने रन लुटाने होंगे, तो भाई 12.4 के हिसाब से अगर आज भी बॉल डाले तो 5 विकेट के लिए उसे 5 चौक 20, 12 पंजे 60 और 2 62, 62 रन लुटाने होंगे, 62 रन लुटाने होंगे, लुटाने होंगे, मतलब बटेंगे इतने रन उसकी बॉल पे। कब, अगर वो आज भी पुरानी एवरेज से ही विकेट लेता तो 5 विकेट लेने के लिए 62 रन देने होंगे, ठीक है। लेकिन कह रहा है आज 5 विकेट लेने के लिए उसने सिर्फ 26 ही रन दिए, तो भाई कितने रन फालतू दिए हैं, मतलब कितने रन कम दिए हैं, तो 12 में 6 गया 6, और 5 में 2 गया 3, यानी आज उसने 36 रन कम लुटाए। इस 36 रन कम लुटाने की वजह से ही हर विकेट में 0.4 की कमी आ गई, 0.4 की कमी, यानी हर विकेट को 0.4 रन की कमी मिल गई, तो भैया 36 रन में कितने विकेट लिए होंगे, भाई एक विकेट के लिए 0.4 रन कम हुए, तो 36 रन कम करने के लिए कितने विकेट चाहिए, 4 नीम 36, पॉइंट हटाएंगे 0, यानी अब तक के मैच में उसने 90 विकेट ले लिए। लेकिन अगर कहे कि आज वाली जो पारी इससे पहले तक की,
कितने विकेट है, तो आंसर 85 होगा। बहुतों को कंफ्यूजन होगा तो आप 85 टेक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आंसर। अंतिम पारी में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की कुल संख्या क्या है, तो मेरे हिसाब से आंसर इसका 90 है कि भाई अंतिम जो अब आखिरी पारी खेली इसमें कितने विकेट हुए, तो 90 विकेट वो ले चुका है। ठीक है जी। आइए, कहता है किसी गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 13.7 रन प्रति विकेट है, 13.7 रन पर विकेट है। अगली पारी में 52 रन देके 10 विकेट लिए, 52 रन देके 10 विकेट लिए, तो अगली पारी में औसत हो गया 5.2 रन पर विकेट। और कहता है भैया जी अब सभी मैचों में उसका गेंदबाजी औसत 1.7 रन सुधर गया। अगर 1.7 रन सुधर गया तो मतलब 13.7 था, और मैंने कहा था इंप्रूव होना मतलब कम होना, तो कितना हो जाएगा 12, तो नया गेंदबाजी औसत हो गया 12 रन पर विकेट। अब देखिए 13.7 में से 12 गया 1.7, और 12 में से 5.2 घटा तो 6.8, रेशियो लोगे 17 एकम 17, 17 चौको 68। यानी इस मैच में अगर 1 यूनिट विकेट लिए हैं तो इससे पहले तक लिए थे 4 यूनिट, जबकि सवाल में कह रहा है इस मैच में 1 यूनिट नहीं 10 विकेट लिए। इस मैच में कितने विकेट लिए हैं, 10 विकेट, तो 1 यूनिट 10 विकेट, तो 4 यूनिट कितना, 40 विकेट। एक यूनिट 10 विकेट है तो 4 यूनिट कितना होगा, 40 विकेट। तो टोटल अब क्या पूछ रहा, वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या, तो 40 विकेट पहले ले चुका था, 10 ये, तो अब वर्तमान में 50 विकेट हो गए अगर मिश्रण से करेंगे तो। लेकिन शॉर्ट में करना हो तो कैसे, उसको समझते हैं। भाई उसका शुरुआत में जो गेंदबाजी औसत था वो 13.7 रन पर विकेट है, और 1.7 उसका सुधर गया है। मेरा सवाल सिंपल है, क्या कि सर इस मैच में उसने कितने विकेट लिए, 10। अगर सर वो 10 विकेट इसी रन रेट से लेता तो उसे कितने रन लुटाने होते, 137 रन। 137 रन लुटाने होते अगर आज वो इसी रेट से 10 विकेट लेता। लेकिन कहता है आज 10 विकेट लेने के लिए उसने सिर्फ 52 रन दिए, 52 रन दिए, तो कितने कम रन दिए, तो 7 में 2 गया 5, 13 में 5 गया 8, यानी 85 रन कम लुटाए। तो इस 85 रन कम लुटाने की वजह से ही तो उसका बॉलिंग एवरेज 1.7 सुधरा है, 1.7 सुधरा है। तो 17 5 85 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 50, तो यानी अब तक वो 50 विकेट ले चुका है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई मिक्सचर एलिगेशन नहीं, एवरेज इज एवरेज। आप एवरेज के कॉन्सेप्ट से भली भांति सवाल को तोड़ मरोड़ सकते हैं। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक बल्लेबाज का 42 पारियों का औसत 30 रन है। ए बैट्समैन हैज एन एवरेज ऑफ 30 रन इन हिज 42 इनिंग्स। 30 रन पर इनिंग उसका बैटिंग एवरेज है, कितनी पारियों का जी, 42 पारियों का। अब कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन हिज मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर, यानी एक मैच में हाईएस्ट बनाया होगा तो किसी में लोएस्ट बनाया होगा, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कह रहा है जी 100 है। इफ दीज टू इनिंग्स आर रिमूव्ड, कहता है अगर ये दो पारियां हटा दे तो जो बाकी 40 पारियां बच जाएंगी, यानी 42 में से दो पारियां हटा दें, एक जिसमें हाईएस्ट और एक जिसमें लोवेस्ट। हाईएस्ट और लोवेस्ट वाली जो दो पारियां ये हटा दें तो टोटल 42 में से दो पारी हटा देंगे, बची कितनी, 40 पारियां। तो जो 40 इनिंग बची, सवाल में कह रहा है इसका औसत 28 हो जाता है। कितना हो जाता है, 28। मेरे बच्चों सिर्फ इतनी बात समझिए, बाकी बाद में। कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 42 पारियों में औसत है 30 रन पर विकेट, 30 रन पर ही नहीं, लेकिन कह रहा है अगर दो पारियां हटा दे जिसमें एक में मैक्सिमम और एक में मिनिमम रन बनाए हैं वो हटा दे तो बाकी जो 40 पारियां उनका औसत 28 हो जाता है। अब मेरे दोस्त एक बात बताना, औसत होना कितना चाहिए, 30 है कितना, 28, कितने की कमी, कितने की कमी, 2 की, कितनों पे, 40 पे। यानी मेरे प्यारे बच्चों 80 रनों की कमी होगी, यानी यहां पे 80 रन कम बनाए। अगर यहां 80 कम बनाए हैं तो मेरे बेटे यहां 80 ज्यादा बनाने होंगे, एवरेज दिया हुआ है।
तो यहां 80 ज्यादा कितनों पे? 2 पे। तो 2 पे 80 ज्यादा, तो औसतन कितना इंक्रीज? 40। इसका मतलब इनका औसत एवरेज से 40 ज्यादा होगा। तो 30 से 40 ज्यादा मतलब कितना होगा? 70। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जिन दो पारियों में हाईएस्ट और लोवेस्ट रन बनाए हैं उनका एवरेज 70 है। तो मेरे बच्चे, अगर हाईएस्ट और लोवेस्ट पारी का एवरेज 70 है तो टोटल कितना होगा? तो 70 इंटू 2 यानी 140। सोल्व करोगे तो एल से एल गया, 2h आया, और मेरे भाई 140 और 100 को जोड़ोगे तो यह आएगा 240। आप इसे काटना जानते ही हैं, तो h की वैल्यू आएगी 120। यानी हाईएस्ट पारी में कितना रन है, यही उससे पूछा था, तो आंसर होगा 120 रन। हाईएस्ट पारी का स्कोर होगा 120। कह रहा है एक बल्लेबाज का 40 इनिंग में जो एवरेज है वो 50 है। कहता है 40 इनिंग में जो औसत है वो 50 रन है। 50 रन पर इनिंग है। कितनी पारियों में? 40 पारियों में। कहता है हाईएस्ट और लोवेस्ट जो पारियां हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 172 है। कह रहा है अगर ये दो पारियां हटा दे, तो 40 में से दो पारियां हटा दें, कौन सी दो पारियां जिसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर बना है? तो 40 में से दो पारी हटी तो बची कितनी? तो आप कहेंगे 38 इनिंग बची सर। कहता है अगर ये 38 इनिंग की अगर हम बात करें तो कहता है भैया औसत जो है वो 48 बन जाता है। औसत कितना बन जाता है? 48 बन जाता है। 48 रन पर इनिंग हो जाता है। अब मेरे बच्चों ये समझिए, औसत होना चाहिए 50 है, 48 कितने की कमी? 2 की। कितने पे? 38 पे। तो हम ये कह सकते हैं कि 38 दूनी 76 यहां कम है, तो यहां 76 बढ़ाना होगा। और 76 कितनों पे बढ़ेगा? 2 पे। तो 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 38। यानी यहां औसत 38 बढ़ेगा। वैसे ही आपको समझना था कि 38 गुना 2 था, यहाँ 38 गुना 2 को 2 से भाग देंगे तो 38 ही आना था। तो यहाँ 38 बढ़ाएंगे तो 50 में 38 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 88। 50 जमा 38 88। यानी मेरे दोस्त, हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों पारियों का जो औसत है वो 88 है। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों पारियों का टोटल क्या होगा? 88 गुना 2, 2 8 16, 2 8 16 1 17, 176। अब आपसे पूछेगा हाईएस्ट पारी में कितने रन बनाए, लोवेस्ट में कितने बनाए। सोल्व कर देंगे तो 176 और 172। देखिए, ऐसे में जब भी कोफिशिएंट 1 हो तो माइनस वाले की वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस की आधी होती है। तो 176 172 का डिफरेंस 4, 4 की आधी 2 होगी। तो 176 में 2 गया तो हाईएस्ट आ जाएगा 174। तो हाईएस्ट पूछ रहा है 174। सोल्व कर देना, समझ में नहीं आए तो। क्लियर है भाई? ये आप आसानी से घर पे काम कर लेंगे इस पे। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सभी को। नमस्कार। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।